आप नहीं आए थे तो आपको तो पता भी नहीं कि होमवर्क मिला क्या है। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े हैं कभी? हो ऊंचाई एवं दूरी पढ़े? क्वेश्चन बनता है। अब फिर आप डेली तो हम बताएंगे नहीं ना कोई चीज़। फिर से मान लें क्वेश्चन हम बता देंगे तो क्वेश्चन बता देंगे जो बच्चा एक है, लेकिन अब कैसे बनेगा क्या सोचना नहीं सोचना है। और चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए जल्दी जल्दी कुछ पूछ लेते हैं, ठीक है। एक कुछ लिख लीजिएगा, हमें याद था क्या था, कुछ लिखाने वाले थे ऑब्जेक्टिव के लिए। याद है तो भूलो तो क्या फिर क्या लिखाना था नहीं लिखाना था। अच्छा ये एक क्वेश्चन जो है ना आप लोग हमेशा आता है क्वेश्चन केमिस्ट्री में, ठीक है ना। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अंतर, ठीक है। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन अक्सर आता है, इसे लिख लीजिए और उसको लिख के और याद कीजिएगा, ठीक है। हम सुन भी लेंगे। ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अंतर लिखे। अंतर लिखना था 2-3 अंतर या 2 कम से कम तो होना चाहिए 2 नंबर में। 3 ऐसे लिखो तो बेहतर है। उसको इधर ला, ऐसे इधर आ जाओ ना, बैठो ना, उसको रखो बाहर। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण लिखे, ठीक है ना। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ लिखें। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, प्रकाश की उपस्थिति में होगा। जैसे ये ग्लूकोज बनता है ना प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, वो भी उसी का एग्जाम्पल है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ लिखें। आपके बुक में दिए हुआ है, जो आपके पास केमिस्ट्री है, देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ वही अंतर लिखना है। तो केमिस्ट्री को लाए हैं क्या? आदमी नहीं आ रहा है। लिख लीजिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया तथा अवकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। ऑक्सीकरण तथा अवकरण में अंतर स्पष्ट करें, दोनों में ये कर लेना। ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया क्या है, अंतर छोड़ देना और नहीं लिखे होंगे तो। ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण के साथ लिखे। ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण के साथ लिखे। क्वेश्चन अम्ल भस्म तथा क्षार में, क्षार तो उसी को कहते हैं। अम्ल भस्म तथा लवण में अंतर स्पष्ट करें। अम्ल भस्म तथा लवण में अंतर स्पष्ट करें। तुम चेयर को इधर कर लो थोड़ा काश। अम्ल भस्म तथा लवण में अंतर स्पष्ट करें। जब यही है तो जल्दी कहें, भस्म तथा लवण में अंतर स्पष्ट करें। अंतर अगर इसे डिफरेंस नहीं देना है तो क्या करना है, अम्ल क्या होता है, ठीक है ना, उसका उदाहरण दे देना है एक लाइन जो भी। फिर भस्म क्या होता है, ठीक है ना, भस्म, फिर उसका स्वाद वाद लिख देना। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। भस्म का स्वाद कड़वा। और लवण का होता है तो अम्ल भस्म, उसमें देख लीजिएगा ना आपके पास बुक में है जो। तो अम्ल भस्म तथा लवण में अंतर स्पष्ट करें। लवण का 2-4 लवण का नाम पता है आप लोगों को? हाँ पहला तो NaCl, एक तो ये पता है। कोई भी आप एसिड और बेस का रिएक्शन करा देना, ठीक है ना। अम्ल और कोई भस्म का रिएक्शन करा देना, जो आपको प्राप्त होगा वो जो आपका लवण ही होगा, ठीक है ना। अब लवण, हाँ नहीं आता करने। अबे तो अम्ल पता है, 2-4 ठो अम्ल का नाम बता, छोड़ो 2-4 ठो अम्ल का नाम बता। अबे अम्ल तक खट्टा होता वो तो ठीक है। 2-4 ठो अम्ल का नाम, पहला HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, फिर HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये तो 3 ठो फेमस है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ वीक एसिड भी है, जैसे एसिटिक एसिड, ये भी एक एसिड है, ठीक है ना। एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं, CH3COOH, ठीक है ना। बोरिक एसिड हम लिखाए नहीं है, लिख लीजिएगा H3BO3, इसको बोरिक एसिड कहते हैं, ये लिख लीजिए। ये सब लिखा है ऊपर वाला, इसको लिख लीजिए बोरिक एसिड। पहला तो एक तो फेमस है NaOH, तो N के साथ है एक तो होगा KOH, ठीक है ना। Mg और OH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ये सब क्या है, सब ये जो है ना, हाँ ये जो है। और तो ये भी सब क्या है, भस्म है, ठीक है ना। ये 2 स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्ट्रॉन्ग वाला भस्म है। जैसे ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग को क्या कहते हैं हिंदी में, पावरफुल एक तरह से मान लो, ठीक है ना। तो हाँ ना वो ठीक है, लेकिन मजबूत एसिड नहीं बोलेंगे, मजबूत का वो अलग ही फंडा होगा। कठोर भी नहीं है इस्तेमाल होगा। चलो जो भी, स्ट्रॉन्ग का मतलब समझ रहे हैं ना, समझने से मतलब है, ठीक है। हाँ तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना।
और ये जो है नीचे वाला, ये दोनों जो है ना वीक एसिड हो जाता है, ठीक है ना। एक मतलब इसमें मिला रहता है एसिड पूरा स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो H2SO4 का जो है ना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इससे इसका जो प्योर फॉर्म होता है ना, इंसान के अगर पूरे बॉडी को गला देगा, अगर चाहेगा ना इंसान को एकदम हड्डी को गला देगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इतना उसके स्ट्रॉन्गेस्ट जो होता है। अगर कहीं पर बोलते हैं ना कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा मीठा है, ठीक है ना, उसमें क्या करते हैं, धीरे धीरे पानी मिला देते हैं, तो उसके एक को कम कर देता है ना मिठास को। तो उसी तरह जब एसिड कुछ ज़्यादा स्ट्रांग है, उसको वीक बनाने के लिए करते हैं क्या, उसमें पानी मिलाते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट पानी में उछल नहीं देते, अगर हम ज़्यादा स्ट्रांग एसिड है तो उसमें पानी में धीरे धीरे डाल के उसको हम वीक बनाते हैं, वीक एसिड। तो आपको इस तरह का तो क्वेश्चन पूछता भी, अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो हमें तो दिक्कत है ना। 1 महीना बचा हुआ, 1 महीना में क्या कीजिएगा, और कि 2 घंटा में मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब चीज़ तो नहीं ना होगा। वाह, तो थोड़ा थोड़ा सा कम से कम पता भी तो होना चाहिए ना। तो मेरा कहने का मतलब छोड़ो, हम कहना क्या चाह रहे थे, हम शुरू में हम कुछ बोल रहे थे ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, कुछ का हाँ चलिए। हमें कहना था कि जब एसिड और बेस, ठीक है ना, रिएक्शन करता है तो अम्ल देता है। जैसे इसको इससे रिएक्शन कराएंगे, ठीक है ना, तो इसमें क्या बोलते हैं कि H+ और इधर Cl- और फिर ये Na+ में जाएगा और OH- में जाएगा। तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ जुटेगा और इसका माइनस इसके प्लस के साथ। तो इसका माइनस प्लस क्या है, Na, इधर Cl, ठीक है ना, और यहाँ से OH और यहाँ से H प्लस क्या होगा, H2O, यहाँ से एक H यहाँ से मिला के, तो क्या बोला, लवण तथा जल। उसी तरह इसको और इसको मिलाएंगे तो इसमें ये प्लस वाला भाग है, ये माइनस वाला भाग है, और इसका ये प्लस वाला और ये माइनस वाला। तो यहाँ से जो है K जो है ना किसके साथ आ जाएगा, S के हमेशा 2 के फॉर्म में, क्योंकि ये 2 माइनस में टूटता है, ठीक है ना, -2 और ये +1 और यहाँ OH माइनस में। तो अगला जो बनेगा K2SO4 और प्लस H2O ही बनेगा। अगर मान लो कहीं पर रिएक्शन बैलेंस नहीं रहता है ना, तो उसको क्या करते हैं, बैलेंस कर देते। तो ये भी एक, मेरा कहने का मतलब ये था कि ये भी एक लवण ही है, ठीक है ना, ये भी लवण है, ये भी लवण है, मतलब सॉल्ट है, ठीक है ना। अगला इसको अगर रिएक्शन कराते हैं, जैसे यहाँ क्या है प्लस, ये माइनस, फिर यहाँ 2+ में होता है यहाँ, ठीक है ना, क्योंकि 2 है माइनस होगा, 2 मिला के -2 हो जाएगा। तो यहाँ से Mg वाला किसके साथ है, इसके माइनस के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर से बनेगा MgNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है ना, और इधर से मिला के क्या बन जाएगा, H2O। तो ये भी एक लवण ही है, सॉल्ट ही है। तो ये ज़रूरी नहीं कि सॉल्ट एक ही होता है, अलग अलग सॉल्ट होता है। तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं अम्ल और भस्म के में एग्जांपल देने में। तो ये 2-3 तो कम से कम ये तीनों आपको एसिड में हमेशा याद होना चाहिए, कम से कम ये 3, ठीक है ना। और 2 ठो कम से कम बेस में हमेशा याद होना चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग, ये HCl, ये HCl, ये HNO3 सब लिखाए हुए हैं, NaH लिखा है, KOH नहीं लिखा है। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। सोडियम की जगह पोटेशियम हो गया, और OH को हाइड्रोक्साइड कहते हैं। देखिए, अगर मेरे पास उतना टाइम रहता तो हम पहले बता देते कैसे नाम, जैसे कोई चीज़ का अगर दिया हुआ कंपाउंड कैसे नाम हम पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, तो उतना तो है नहीं, खाली नाम जल्दी होगा, जल्दी अब आपको लिखा दिया है उतना। पहले 1 साल तो आप लोग पढ़ लिए है ना, थोड़े सा नहीं बचा है। तो हम जो क्वेश्चन लिखा रहे थे उस पर आइए। क्वेश्चन क्या लिखा रहे थे, क्या क्वेश्चन हुआ, जल्दी बताना था तुम लोग। 4 क्वेश्चन ऐसे ऐसे करके हमें देने से क्या फायदा होगा, हम डायरेक्ट तेरे को ईयरली वाइज दे देंगे कि बना के लाना तो नहीं होगा। तो आप जो है 2018 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन कर लीजिएगा। हाँ, 2018 के केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव तो ऐसे दे ही रहे हैं याद करने के लिए। 18 क्या क्वेश्चन होगा, पूरा याद कर लेंगे 18 का। 2018 में क्या क्वेश्चन होगा, पहले बता देना। सब्जेक्टिव देखना पड़ेगा क्या होगा, 5 होगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 2 दूना 4, 20 होगा। तबे तो पहले से याद नहीं होगा उसमें से कोई। पहले से तो 18। लाओ पहले हम बता देते हैं क्या ये। भैया कर ले, मैथ का ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा बताइएगा ना।
मैथ के ऑब्जेक्टिव में कैसा कैसा क्वेश्चन है नहीं बना। आप बोले ना कि कोचिंग में नहीं आया तो चलेगा। अच्छा देखें कौन सी क्वेश्चन है ये बताओ ना। ये छोड़ो, ये तुम पहले ये देखो कौन सी तो बोला ये क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन अभी तुरंत में लिखा है, बोला उष्मा छेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया में अंतर। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अगर 2022 में अगर नहीं आया होगा ना तब इसको इम्पोर्टेंट मान लेना। वही क्वेश्चन सुनो, इसमें पहला क्वेश्चन बोला उष्मा छेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया में अंतर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अभी जस्ट हम लिखाए भी हैं, थोड़ा देर पहले आप लोग नहीं आए थे तो जल्दी जल्दी सुन लीजिए क्योंकि नेक्स्ट भी मुझे पढ़ाना भी है, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या, 2 उदाहरण लेके हम लिखाए हुए हैं, आपके पास कॉपी में होगा ना। तो इसको याद करने में क्या है, उदासीनीकरण में जब अम्ल भस्म अभिक्रिया कहते हैं लवण तथा जल भर देते हैं, बस हो गया। 2 नंबर यही में मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल लेकिन देना पड़ेगा, हो गया। अब कारण बताइए। सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। ये जो है ना मतलब इसको केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है सोडियम को, ये सबको, क्योंकि वो हवा के बर्तन बनाने में किया जाता है। क्यों? अत्यंत मतलब बहुत बहुत क्रियाशील है, ठीक है ना। अत्यंत मतलब बहुत, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आता है कि नहीं, सबको नहीं आता। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दे। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना मतलब होता है क्या कि पहले तो हर जितना भी जो भी एटम होता है ना उसके उसमें कितना इलेक्ट्रॉन और कितना प्रोटॉन होता है ये पता है। जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है ना, परमाणु संख्या, उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही उसमें प्रोटॉन होता है। मान लीजिए हाइड्रोजन, ठीक है ना। हाइड्रोजन का अगर बात करें तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एक हाइड्रोजन ऐसे भी अपवाद वाला चीज़ है, ठीक है ना। हाइड्रोजन दोगला भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका बिहेवियर जो है ना, ये कौन से ग्रुप में, हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में है, लेकिन इसका कुछ कुछ नेचर जो मिलता है ग्रुप 17 वाले, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन जो है ना, फ्लोरीन उस वाले ग्रुप से भी इसका नेचर मिलता है। इसलिए कहीं कहीं ये जो है ना मेटल के साथ ही मतलब धातु के साथ भी मिलके कंपाउंड बना लेता है, धातु बन के अधातु के साथ मिल जाता है, कभी अधातु बन के धातु के साथ ये हो जाता है। अलग अलग उसका दोनों तरह का नेचर होता है, इसलिए दोगला कहा जाता है। दोगला आदमी का पहचान होता है कि इसके मुंह पर उसका, उसके मुंह पर उस तरह, बस उसी तरह इसका भी बिहेवियर है, ठीक है। तो अपना फंडा यहाँ पर दूसरा है नहीं, हीलियम में एटॉमिक नंबर 2, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 2 होता है और 2 इलेक्ट्रॉन ही होता है। और 2 इलेक्ट्रॉन पहला जो है ना उसका खंड भरने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। एक चीज़ अगर पढ़े होंगे तो 2, 8 और 8 और 18, 18 और 32 इस तरह का अगर कभी बताया गया होगा ना कि पहला जो घर भरता है वो 2 पर भर जाता है, अगला फिर जो है 8, अगला में 8 चाहिए, लेकिन ये 2 और प्लस 8 मिला के कितना 10, तो ये कौन सा होता है भरा हुआ, हीलियम। दूसरा कौन सा होता है 2 और 8 10 में कौन सा होता है, नियॉन। फिर अगला में 8 जोड़िएगा कितना, आर्गन, तो ये 18 होता है, ठीक है ना। फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, ये 36 होता है, ठीक है ना। ये 18, ये 10 और ये 2, फिर अगला 36 में ये जोड़िए 54, ये जेनॉन होता है, एक्सेन, ठीक है ना। और ये आरएन, रेडॉन, तो इसमें 54 में 32 जोड़िए कितना होगा। तो ये सब कौन सा है, ये जो सबका फुल है एटॉमिक लास्ट वाला ऑर्बिट जो है जिसमें सबसे बाहरतम कक्षा जिसको बोलते हैं, ये फुल है। तो इसलिए जब फुल है तो इसका जब किसी का पेट भरा रहता है तो उसको खाने का भूख नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस समझिए इसका पूरा भरा हुआ पेट हमेशा के लिए। ये नहीं इंसान नहीं है कि अभी खा लिए थोड़ा देर में जाके निकाल दिए, वो वाला बात नहीं है, ठीक है ना। इसका फुल है, इसको निकालने का ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इसको किसी से रिएक्शन करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। इंसान काम का ही करता है, कोई चीज़ कमाता का है खाने के लिए। मतलब कोई भी अगर इंसान को अगर भूख ना लगे, ठीक है ना, तो ऐसा लेजी पढ़ानी है कि कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना। दिन भर पबजी खेलता रहेगा, जो भी करता रहेगा, या जाके क्रिकेट खेलता रहेगा। सबका अपना अपना ये होता है ना, किसी को पबजी या किसी को ये, किसी को और भी कोई चीज़ होगा, बोले ना। सबका अपना अपना फंडा है कि अगर इंसान को अगर किसी एक चीज़ भूख अगर ना लगे तो फिर वो आराम से बैठा रहेगा, कोई नहीं, वो पहाड़ के खो में जाके तपस्या करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही बात इसके साथ है, इसको किसी से लेना देना नहीं, बोले अपना काम बनता बाहर में जा जनता। तो यही हाल है इसका। इसलिए ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, सबसे लास्ट वाला, इसको क्या कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं, ठीक है ना, या इनर्ट गैस भी इंग्लिश में कहते हैं, या और भी उसका नाम है,
नोबेल गैस ये भी कहते हैं, नोबेल गैस, अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस, सब चीज कहते हैं कुछ भी। और ये सब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। इसको याद करने के लिए क्या है? ट्रिक हाँ ट्रिक हाँ, हे नैना जो ना, हे नैना, अरे करीना, सेक्सी रीना, ठीक ना। अरे हे मतलब हीलियम, नैना एनी से नैना, इसको अच्छा से लिख लेना। अरे मतलब ए आर, आर्गन, ठीक है ना। अरे करीना मतलब के आर, और सेक्सी रीना, ठीक है ना। सेक्सी में इंग्लिश में लिखिएगा, हिंदी में लिखिएगा सेक्सी, एक्सचेंज हो गया सेक्सी, और रीना मतलब आर एन, ठीक है ना। ये होता है याद करने का ट्रिक, ठीक है ना। और भी बहुत से लोग और भी कुछ कुछ लिखते होंगे, ठीक है ना। वो ये ना, उस पर नहीं जाइए, आपको जिससे अगर याद हो जाए। अब मेरे तो ऐसे ही रटा हुआ बिना इसके, ठीक है। तो जब याद किए थे तब से, तो आप ये कर लीजिएगा, या डायरेक्ट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है ना। और भी एक एलिमेंट शायद इधर खोज हुआ है, जो उसका नाम हमें पता नहीं, क्योंकि जब पढ़े तो उस टाइम तक नहीं आया था पीरियडिक टेबल में, सुने इधर आ गया है। तो उसका भी जरूरत है, आपको पूछेगा तो इतने तक में पूछेगा, आगे नहीं जाएगा। तो ये इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के चांस बनता है, ठीक है ना। कैसी हो कि निम्नलिखित में कौन नोबेल गैस सीरीज से, मतलब नोबेल गैस है, या निम्नलिखित में कौन ग्रुप 18 का एलिमेंट है, या फिर कुछ ऐसे पूछ लेगा कि कौन सा बल्ब में भरा जाता है, कौन कौन चीज में किया जाता है। इस तरह में कोई एक ठो इसमें से आने का चांस बनता है 18वां ग्रुप से 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो ये अगर याद कर लीजिएगा, ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है कंपाउंड। लेकिन ऐसे छोड़िए, आपको यहाँ तक कुछ नहीं है, इसलिए लेकिन वाला बात छोड़िए, क्योंकि लेकिन लगाने पर जो है ना, इंसान की ज़िंदगी में बहुत अगर मगर लेकिन वाला जो है ना, 3 कंडीशन बहुत बेकार चीज़ होता है। क्योंकि आपको जाइएगा नेक्स्ट में तब पढ़िएगा, तो वो बात अलग है, कुछ कंपाउंड एग्जिस्ट करने लगा है इस सब में से, तो वो यहाँ तक आपको 10th में नहीं पढ़ना है, आगे जाके पढ़ना है, तो इसलिए यहाँ पर रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जानना है कि आपको ये रिएक्शन नहीं करता है किसी से, ठीक है। ग्रुप 17 एक तो पहला क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि कौन ऐसा अधातु है, बात सुनना, अधातु है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में ब्रोमीन। अधातु का बात कर रहे हैं, अधातु ब्रोमीन, अधातु में पारा मतलब ये Hg, मरकरी, जो थर्मामीटर में देते हैं ना, देखता है ना पारा, वो जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो वो होता है Hg। इसका एटॉमिक, हाँ ये अधातु में है कौन? Hg पारा नरे धातु है, ये धातु है, ये अधातु है जी। ये ग्रुप 17 में है, और ये तो डी ब्लॉक में आता है। डी ब्लॉक में इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है, इसमें ही नहीं, इसका होता है 35 एटॉमिक नंबर, और इसका 80। परमाणु संख्या 20 तक तो याद होना चाहिए किसी को भी, जो 10th में अगर आए हैं तो, ठीक है ना। क्योंकि 1 नंबर वहां से भी आ जाने का चांस है, एक से कोई दे देगा सोडियम का परमाणु संख्या दे देगा, कि सोडियम दे देगा, या हिंदी में लिख देगा सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11, 10, 9, 12, जो भी ऐसे करके, ठीक है ना। क्लोरीन बार बार पूछा है प्रीवियस ईयर में, सोडियम क्लोरीन ये सबका क्लोरीन 17 होता है, ठीक है ना। जल्दी से ये हम कुछ लिखा देते हैं, याद कर लेना, ठीक है। जो ग्रुप का, इसको ये वाला लिख लो पहले, 18वां ग्रुप है, ठीक है ना। पहला ग्रुप तो सब जानते होंगे, शायद याद किए भी होंगे, हाइड्रोजन, लिथियम। चलिए पहले इसको लिखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है। ये होता है, पहले इसको लिखिए, इसको लिख लीजिए, ये 18वां ग्रुप का है। कुछ चीज ऐसे करके लिखिएगा, सुनिए, ऐसे करके लिखिएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ऐसे करके लिखिएगा ऊपर नीचे। और इसमें लिखिएगा हे नैना, ठीक है ना, हाँ हे नैना, और अरे करीना, ये याद ना करना है, इसका कंपाउंड का नाम है जो है ना, वो देना, कंपाउंड नहीं है, मतलब एटम का नाम याद करना है, ठीक है ना। कंपाउंड जब 2 या 2 से अधिक एटम मिल जाता है ना, तब कंपाउंड बनता है। यौगिक पूछता है कि यौगिक में का, इसको नीचे मिटा दूं, और सब में डिफरेंस कितना कितना का होता है। पहला तो 2 है, अगला इसमें 8 जोड़िए, फिर 8 जोड़िए, फिर 18 जोड़िए, फिर 18 जोड़िए, फिर 32 जोड़िए, जो होगा उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। जोड़ लिएगा 2, फिर ये हो गया 10, फिर
18 फिर 36 और फिर 54 और फिर 86। ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर। ये जो है 2, 10, 18, 18 के बाद 36, 54, 86, ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना। इसका तो सबको पता होगा पहला वाला, ठीक है ना। बहुत कहता है हा अली न कर रब से फरियाद, या और भी कुछ कुछ कोई याद करता है। हा ली न कर रब से, ठीक है ना, फरियाद। हा के लिए एच, इसका क्या हाइड्रोजन, ये सामने लिख लीजिएगा, नहीं याद है नहीं देख लीजिएगा। ये Li लिथियम ना, Na से सोडियम होता है। अब बोलेगा Na से सोडियम कैसे होता है, तो इसका डिनोशन डिनोट करता है इसी से। Kr मतलब के है, कर कहते हैं के पोटेशियम, और Rb रब रुबिडियम, और सीजियम और फ्रांसियम। आपको यहीं तक ज्यादा, आपको जो है ना 19 तक ही समझिए, बाद वाला आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं। इसका एटॉमिक नंबर 1, 3, लिखें सर। हाँ 11, 19। इसमें डिफरेंस कितना है, पहला में 2, इसके बीच में 2 का डिफरेंस है, इसके बीच में 8 का, फिर इसके बीच में 8 का, फिर 18 का, फिर 18 का, फिर 32 का, ऐसे डिफरेंस है। ये करके अगर लिखेगा तो लिख लीजिएगा। और फिर यहाँ 11 के बाद जो है 19, और फिर 37, फिर 37 में जुड़िएगा 18 कितना होगा 55, और फिर 55 में 32 जोड़िएगा तो कितना होगा 87, 55 में 32 जोड़िएगा 87। ये हो गया एटॉमिक नंबर। ये परमाणु संख्या है 1, 3, 11। ये एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या 1, 3, 11, 19, 37, 55 और 87। और ये है डिफरेंस है कि 2 का डिफरेंस, फिर इस दोनों के बीच में 8 का, फिर 8 का, फिर 18 का, फिर 18 का, फिर 32 का। ये कि अगला में जोड़ने, अगर नहीं समझ में आएगा तो जोड़ दीजिएगा, पहला के बाद फिर 2 जोड़िएगा, फिर 8 जोड़िएगा, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, तो नेक्स्ट आता रहेगा। हो गया, इधर वाला मिटा दो। अगला ये कौन सा ग्रुप है, हाँ ये ग्रुप जो है ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट ग्रुप है, लिख लीजिएगा, ये फर्स्ट ग्रुप है। इसको अल्काली मेटल भी कहा जाता है, या अल्कलाइन मेटल, हिंदी में शायद अल्काली होगा या कुछ, अल्कलाइन मेटल भी कहा जाता है पहला वाला। और सारा का सारा इसमें क्या है, धातु है। पहला ग्रुप में सारा का सारा धातु है, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन का खाली लक्षण जो है अच्छा नहीं लग रहा है। अगला है लिथियम बेरिलियम में बी, ठीक है ना, बेटा और Mg मांगे, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, कार स्कूटर, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम और रेडियम। ध्यान दो, 2 चीज है इसमें, मान लीजिएगा बेटा, ठीक है ना, बेटा मांगे, ठीक है ना, एक तो कार स्कूटर या कन्या सुंदर, ठीक है ना, दोनों आओ यहाँ, चलिए सबको कन्या चाहिए, चलिए बोले कन्या मिलेगा तो कार साथ में आ जाएगा, क्या दिक्कत है ना, यही सुंदर चाहिए। कहीं बाहर में जाएंगे तो दिक्कत होगा, बोलिए कैसे कल क्या खुल जाए ना, ये सुंदर चाहिए, कन्या सुंदर। और बाप बोलेगा साले मार के जो है ना पुत्र, बाप एकदम राजी कर लिया। चलिए बाप को राजी करने के लिए, हाँ कौन, सी ए कैल्शियम का नाम तो सुना ही होगा ना, अरे तोरे कैल्शियम का कमी हो गया है, ठीक है ना। ये मैग्नीशियम है, इसको ये बेरिलियम अगर लिखिएगा तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये ए सब है। जहाँ पर ये लगा यू मत लिख लेना। ये कौन सा ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है,
यहाँ पर लिख लेना, ये ग्रुप है सेकेंड, ठीक है ना। इसको अल्केलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, अल्केलाइन अर्थ मेटल। इस ग्रुप को अल्केलाइन अर्थ मेटल, इसमें भी सारा का सारा क्या है, मेटल मतलब धातु है, ठीक है ना। तो पहला दोनों ग्रुप में क्या है, धातु ही भरा हुआ है। हाँ, इसका ये लिखिएगा, ये होता है 4, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर 4, फिर 12 और फिर 20, फिर 18 जोड़िएगा था 38, और फिर 18 जोड़िएगा था 56, और फिर 18 जोड़िएगा था 88। मतलब डिफरेंस कितना का इस दोनों में, 8 का, फिर 8 का, फिर 18 का, फिर 18 का, और फिर 32 का। देख लीजिएगा डिफरेंस भी जैसे जैसे दिए हुए। सेम ही तो है। हाँ, सब वही तो डिफरेंस सेम ही है बहुत में, खाली इसमें क्या था, हाइड्रोजन से स्टार्ट है, मतलब इस दोनों में 2 का डिफरेंस, लेकिन यहाँ डायरेक्ट 8 ही का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा ही हो जाता है, हाइड्रोजन हीलियम, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पहला ग्रुप से डायरेक्ट। 2 ग्रुप हो गया। ये दोनों कौन सा ब्लॉक है पहले ही पता ना, एस ब्लॉक, दोनों का दोनों एस ब्लॉक में आता है, ये ग्रुप और ये ग्रुप, नीचे लिख लीजिएगा, बोथ आर फ्रॉम एस ब्लॉक, या दोनों एस ब्लॉक के एलिमेंट है। और एस ब्लॉक का टोटल एलिमेंट क्या होता है, धातु। एस ब्लॉक के सभी एलिमेंट धातु होते हैं। इसमें जो 3 एलिमेंट है ना, ऐसे पहले लिख लीजिए, हाँ धातु, सभी एलिमेंट धातु होते हैं, एस ब्लॉक के सभी एलिमेंट धातु होते हैं। नीचे अगर लिखिएगा तो लिख लीजिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव के काम आ जाएगा। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इसको चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है ना। ये काफी क्या होता है, लचीला टाइप का धातु जो भी होता है, ये तीनों को चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है, ये लिख लेना, ऑब्जेक्टिव में काम आ जाता है। निम्नलिखित में किससे चाकू से काटा जा सकता है, हाँ तीनों में कोई भी अगर आ जाए, लिथियम, सोडियम या पोटेशियम, ज्यादातर सोडियम या पोटेशियम का आएगा तो दे देगा, निम्नलिखित में किससे चाकू से काटा जा सकता है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। एक लाइन लिख लेना, उसमें आ जाएगा, याद करिएगा। लेकिन लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। इस चीज को हम डेली का डेली रिपीटेशन करते रहेंगे, जिससे याद रहेगा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। ये हो गया। तो आज यही 2 ही ग्रुप रहने देते हैं, नेक्स्ट डे 2 ग्रुप ऐसे करके पी ब्लॉक का पूरा लिखा देंगे। पी ब्लॉक में कितना ग्रुप है, टोटल 6 ग्रुप है। ग्रुप 13 से 18 तक जो है ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18 सारा का सारा पी ब्लॉक में आता है। और उसमें सब एलिमेंट जो है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब का सब उसी में आता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या ग्रुप 17 को हाइलोजन ग्रुप भी कहा जाता है। एक को मिटा दो। दो ही ग्रुप आज रहने दे रहे हैं, एक के दिन में पूरा लिखाने से बेहतर है, फिर दूसरे दिन लिखा देंगे। ये हो गया ना। हाँ, ये क्वेश्चन ये वाला बोल रहे थे ना, जल्दी जल्दी ध्यान दीजिए। क्वेश्चन जो है ये केमिस्ट्री में दे रहे थे ना, याद करने के लिए, सब्जेक्टिव 2018 का है, फर्स्ट सिटिंग का। देखिएगा, बोला है कि पहला तो उष्माक्षेपी उष्माशोषी, ये अभी लिखा दिए हैं। और सिंपल सा देखिए, उष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होता है जिसमें उष्मा का निष्कासन होता है। क्षेपी मतलब उष्मा बाहर निकलता है। बात सुनो, उष्माक्षेपी, शोषी मतलब शोषण कर, अवशोषण करना होता है, मतलब एब्जॉर्ब करना, लेकिन क्षेपी मतलब बाहर निकलना। लेकिन इसमें क्या होता है, कोई चीज अगर एक चीज, लेकिन इसमें ये हो जाता है, सुनो ना, पहले बात सुन लो ना, वो बाद में टिक लगा लेना ना, वो डायरेक्ट एयर वाइज दे रहे हैं, ठीक है ना। उष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का निष्कासन होता है। और जहाँ से उष्मा का निष्कासन होता है तो जनरली क्या होता है कि मिश्रण का ताप घट जाता है। लेकिन इस अभिक्रिया में उष्माक्षेपी में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। जैसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया में मिश्रण का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे चूना में आप पानी डालिएगा तो क्या होता है, जैसे ही करिएगा तुरंत खदकना शुरू हो जाता है, तो वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। चूना में पानी डालने पर जो है क्या होता है, मिश्रण का ताप काफी बढ़ जाता है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसी तरह उष्माशोषी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है और मिश्रण का ताप घट जाता है। ये चीज याद रखिएगा, 2 नंबर यही में मिल जाएगा आपको।
खाली अगर लाइन बना के लिख दीजिएगा। ये हो गया उदासीनीकरण अभिक्रिया, कल लिखा दिए थे। अम्ल भस्म अभिक्रिया के लवण तथा जल देते। फिर सोडियम पोटेशियम ये सब को लिथियम को तेल में रखा जाता है, क्योंकि उसका काफ़ी जो है अत्यंत क्रियाशील धातु है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर क्या होता है, जलने लगता है, और इसलिए जो है न जले, इसलिए उसको इसमें रखा जाता है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बता रहे थे हम, कहाँ कहाँ पहुँच गए। H2S ये है ना। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर पता है, उदय बताया। एस से सल्फर, इससे 16 कितना होता है, 16। सल्फर जो है पहला, इससे पहले वाला जो है नोबेल गैस कौन सा है, इससे पहले वाला, सल्फर से पहले जो नोबेल गैस है, पहला नोबेल गैस कौन सा है, 2 पर हीलियम। फिर इसके बाद कौन है, नियॉन। नियॉन को इसका कितना है, अभी तो नहीं लिखा है ना, 10 के बाद इसका कितना है, एटॉमिक नंबर 16। तो 10 के बाद जो इस पर आके जो है ना कोई भी ये एटम फुल हो जाता है, इसके बाद फिर 1 से इलेक्ट्रॉन शुरू होता है। तो इसके बाद जो है सल्फर के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो उसको हम ऐसे ऐसे डाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर। और सभी एलिमेंट क्या पुराना चाहता है, अपना ऑक्टेट, अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, बाद में कहा बोले कि जॉब करना है, पैसा कमाना है, ठीक है ना, पैसा का। कुछ लोग शादी करने के लिए पढ़ रहे हैं तो बात अलग है, ठीक है। आगे बोला है ना, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अबे जिंदगी में कोई मोटिव होना चाहिए ना, आपका मोटिव वही सही है, क्या दिक्कत है। ससुर, अबे हो गया, ससुर जी से 4 चक्का ले लेगा तो क्या दिक्कत है। टैंकर मांग लेगा, टैंकर। ध्यान दो, इसमें कितना एलिमेंट हुआ, 6। अब हाइड्रोजन है 2 ठो, 2 हाइड्रोजन को अलग अलग तरफ, दोनों तरफ लगा दिए। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि पहला एलिमेंट, जितना एलिमेंट उसमें उतना इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये जो 10 पर फुल हो जाता है ना, तो वो उसके बाद वाले फिर गिनना पड़ेगा। जहाँ उससे पहले जो इनर्ट गैस होता है ना, वहाँ तक उसका ऑक्टेट फुल, फिर आगे जो है उसके पास जो बचा हुआ है ना, फिर वो उसको भरने का, दूसरा जो है घर भरने का। मतलब एक घर पैसा से भर चुका है, अब दूसरा घर में बेचारे को बचा हुआ है, थोड़ा सा भरे हुआ है, सोचा है उसको भी फुल करके उसको फिक्स कर देते हैं, उस तरह का फंडा है। और फिर तीसरा घर को भरने का शुरू करता है। उस तरह उसमें शेल होता है, K, L, M और N ऐसे करके शेल होता है, अलग अलग शेल। तो पहले K शेल, फिर L शेल, फिर M शेल भरते जाता है। ये भी अगर पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से छोड़िए। ये देखिए, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। हाइड्रोजन को कितना चाहिए, सिर्फ 2 एलिमेंट चाहिए, क्योंकि ये किसके इक्विवेलेंट होना चाहेगा, हीलियम के। हीलियम किस तरह हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बोलेगा अपना काम बन गया, अब तू लोग अपना अपना देख ले। तो ये जैसे इधर से हुआ, इसके साथ क्या किया, बॉन्ड बना लिया, तो इसको 2 पुर गया, बोला अपना हो गया। इधर से ये लिया, बोला अपना भी 2 पुर गया। तो ये बोलेगा कि हम काहे अलग रहे, ये देखो, इसको बोलेगा हमने भी 8 ठो पुर गया, अष्टक मतलब 8, तो ये भी 8 पुर गया। यही इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हुआ, ठीक है ना। ये 2 ठो दिया है, सबको अपना अपना इलेक्ट्रॉन 8-8, सबको 8 नहीं, इसको 2 ही पुराना है। जो जिसको 2 पुराना है उसको 2, और जिसको 8 पुराना है उसको 8 पुराना है, ठीक है ना। वो समझ लेना, इसके नियरेस्ट जो उसका ये होगा नोबेल गैस, उसके समान जो उसका ये इलेक्ट्रॉन को पूरा देना। इसका नियरेस्ट कौन सा है, सल्फर के नियरेस्ट में है आर्गन। आर्गन का कितना होता है, 18। मतलब सल्फर को टोटल 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 18 मतलब 10 तो फुल हो गया यहाँ, अब 8 और चाहिए। तो 8 क्या किया, दूसरे से संयोग करके। 2 तरह का बॉन्ड होता है, बॉन्ड 2 तरह का होता है, एक आयनिक बॉन्ड होता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड होता है कि मान ले हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है ना, हमें उस चीज़ का ज़रूरत नहीं है, तोरे उस चीज़ का ज़रूरत है, तो हम तोरे वो चीज़ दे दिए, ठीक है ना, तेरा काम भी हो गया, और मेरे भी उस चीज़ का कोई काम नहीं था, झूठों का बाहर पड़ा हुआ था, मेरा स्पेस छेक रहा था, इस तरह का समझ लो। तो इस तरह में जो कोई भी एलिमेंट ये मेटल होता है ना, जैसे सोडियम हुआ, सोडियम के पास 12वीं कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। 10 पर ये फुल, बाकी बचा 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना स्टेबिलिटी काहे को बिगाड़ेगा, बोले भाई हम यहीं पर सही थे, ठीक है ना। तो यही सोच रहा है कि कोई आए फकीर जिसको हम 1 ठो दे सकते। तो इसके साथ सबसे बड़का फकीर जो आता है, कौन आता है, क्लोरीन, जिसको बोले हमें भी चाहिए 1 ठो इलेक्ट्रॉन। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इसका 17 है, तो ये क्या करता है, इसको दे देता है, ठीक है ना, दे देता है। तो ये क्या बनता है, Na
Ca। तो ये बोलता है इलेक्ट्रॉन के पूर्ण ट्रांसफर के बाद बनता है। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के। और कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? दो तरह सहसंयोजक बंध। ठीक है, सहसंयोजक बंध जो है ना, उसमें शेयरिंग करता है कि तोरे हम दे देते हैं, तू हमने दे दे, ठीक है ना, मेरे पास इतना है, तू इतना, दोनों मिलके कुछ कुछ कर लेते हैं, तो उस तरह का बॉन्ड बनता है ना, तो उसको सहसंयोजक बंध कहते हैं। आयनिक बॉन्ड को ही वैद्युत सहसंयोजक बंध भी कहते हैं। आयनिक को, आयनिक का दूसरा नाम भी वैद्युत सहसंयोजी, कहीं पर होगा बुक में आपको दिया होगा। सहसंयोजक बंध अलग है, वैद्युत सहसंयोजक बंध अलग है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एक था। दूसरा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या बोला है? F2। F2 ये F क्या है? फ्लोरीन, फ्लोरीन है ना। अब फ्लोरीन जो है ये भी एक अपना सबसे ऑब्जेक्टिव लेके छुपा हुआ इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी वाला तत्व कौन है? फ्लोरीन। पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट में फ्लोरीन, ठीक है। नहीं, कर्जा में डूबा हुआ नहीं, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी आप आगे पढ़िएगा, क्योंकि अभी उतना आपको ये नहीं, अगर कहीं आ जाए आपको तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व निम्नलिखित में कौन है? तो फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है ना। पहला 2 पर फुल, बाकी कितना इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा? 7 बचा ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन है यार, ऐसा करता इसमें जो है वहाँ पे से रेड वाला ये करके डालना, तो रेड वाला देख लो ऊपर है। हाँ भाई, ओए इधर देखो, फ्लोरीन में कितना बोले? 7 इलेक्ट्रॉन। तो एक यहाँ 2, 2 4 और 2 6 और 1 7। तो कैसे फ्लोरीन? 2 है, तो एक फ्लोरीन इधर जाएगा। 2 2 4 2 6 और 1 7। अब ये क्या करेगा? ये इधर ले लिया, 8 हो गया, और ये इधर लिया, 8 हुआ। तो 8 8 दोनों को पुर गया, तो बस ये भी इसका भी क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। और ऑक्टेट सबको पूरा करें। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में मेन का फंडा है, सबका ऑक्टेट पूरा करके हमें दिखा देना है, ठीक है ना। जैसे एक फेमस एग्जांपल है, एक फेमस चीज है CH4। नाम क्या है? CH4 मीथेन, ठीक है। तो मीथेन जो सबसे फेमस है, जिसका अगर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा? कोई बना के दिखा सकते हैं? जल्दी दिखाइए तो, अगर सिंपल जल्दी से ट्राई कीजिएगा, है ना, कि ये हो। और नहीं तो सबसे बेहतर फंडा है कि मान ले कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दिखाना उसको कट से दिखा देना, उसको इससे दिखा देना। बन गया? देखिए, जिनका अगर मान ले नहीं बना तो थोड़ा सा देख लीजिए। तो छोड़ो, पहले कार्बन गैठो है, कार्बन गैठो है एक ठो। कार्बन के 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 4। 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन गैठो 4 ठो, चारों तरफ लिख देना, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर। इसका इलेक्ट्रॉन को कट से दर्शा दे रहे हैं कि अलग लगे कि हाँ ये इसका है, ये उसका है। कोई दिक्कत नहीं। इसको 2 चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको 2 चाहिए और इसको भी 2 चाहिए। और हाइड्रोजन को कितना, ये कार्बन को कितना चाहिए? कार्बन को 8 चाहिए। पुर गया चारों तरफ हाइड्रोजन। कार्बन को 2 2 4 2 6 2 8 पुर गया, और हाइड्रोजन को 2 2 पुर गया। समझ में आया? जिसका नहीं बना लीजिए, सिंपल, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिएगा, ये आ सकता है। देखो, पहले प्रोपेनॉन जो हो गया ना, मान लो प्रोपेन, एक तो प्रोपेनॉल या नॉन नॉल अल्कोहल का। चले ध्यान दे, सिंपल। ये प्रोप कितने कार्बन को कहते हैं? हाँ, मिथ इथ प्रो कितना? 3। कार्बन कितना हुआ? छोड़ो, कार्बन कितना? 3, ठीक है ना। और बोला क्या? प्रोपेनॉल। अगर हम एथेनॉल का थोड़ा देर पहले लिखा है फार्मूला, कल भी लिखा है एथेनॉल। एथेनॉल का क्या लिखा थे? C2H5OH। OH ग्रुप किसका होता है? अल्कोहल का। कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना है? 5 है, मतलब इसके 2 गुने से 1 अधिक। तो यहाँ ये कार्बन कितना है? 3 है, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 7। और उसके बाद क्या है? OH
हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह होगा ना, 2 कार्बन है तो 5 हाइड्रोजन, 3 कार्बन है तो 7 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 गुने से एक अधिक और OH लगा हुआ है तो OH लगाने के क्या होता है, उसके डिनोट कर देता है कि ये अल्कोहल ग्रुप का है। ठीक है ना, अब इसको हमें स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाना है, तो स्ट्रक्चर के फॉर्म में है तो आप करिएगा कि 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन लिख दिए, अच्छा 1 2 3, 3 हाइड्रोजन हो गया, 1 2 कितना हुआ, 5 हाइड्रोजन, 1 और 1 6 7 हाइड्रोजन हो गया। अब बचा यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो इधर ऑक्सीजन लिए और इधर हाइड्रोजन कर दिए, यही हो गया आपका प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर। अब गिनिए, कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन 7 यहाँ और इधर 1 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड दिखाना था क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड बनाता है तो एक इधर से मिल गया, एक इधर से मिल गया, इसलिए उसको ऐसे लगाया जाता है। कभी भी अल्कोहल वाले में हमेशा लास्ट में OH लगाना हो तो इस तरह का बॉन्ड बनाना है, चाहे इसको ऐसा जरूर है, इसको हम नीचे भी लगा सकते हैं, लेकिन नीचे लगाने के इधर पहले से लगा हुआ है, इसलिए बेहतर है कि सजा के लिखना बेहतर। तो ये प्रोपेनॉल का हो गया। जैसे प्रोपीन बोलेगा, प्रोपीन, तो प्रोपीन का मतलब कार्बन कितना है, अभी भी 3 ही, कार्बन तो 3 ही है, और वो प्रोपीन जो वो कौन से ग्रुप का हुआ, हम बताएं एल्कीन। एल्कीन कौन सा बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड। अल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन ग्रुप का है। अब प्रोपीन बोला है तो आप प्रोपीन में जो 1 2 3 कार्बन ले लिए, अब चाहे यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाइए या यहाँ पर, बतवा सेम पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाते हैं तो इधर से काउंट करना पड़ेगा 1 2 3, अगर इधर डबल बॉन्ड अगर लगाते हैं तो यहाँ से इधर से काउंट करना पड़ेगा। अब उसके बाद इसको 2 बॉन्ड तो पुर गया, तो 1 बॉन्ड यहाँ 1 बॉन्ड यहाँ, क्या दे दिए, हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन को कितना चाहिए 4। अब ये 2 इधर से पुर गया है, 1 यहाँ से पुरेगा क्योंकि कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा, तो 1 यहाँ हो गया, बाकी ये हो गया आपका प्रोपीन का स्ट्रक्चर। सी ऊपर नहीं होगा, सी के ऊपर नहीं होगा। सी में 4 बॉन्ड सबको देखिए ना, कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन पुराना है, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, तो यहाँ इसको 2 बॉन्ड हो गया, इसको 2 बॉन्ड, तो कार्बन 1 2 3 4, इसको 4 बॉन्ड पुर गया, यहाँ ये 1 2 और 2 2 4, फिर यहाँ इसको आइए 1 2 1 3 1 4, सबको पुर गया। तो ऐसे भी अगर एल्कीन ग्रुप का है तो जरूरी नहीं सब में हाइड्रोजन लटका ही हो। हाइड्रोजन लटका किस में होगा, जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा उसमें सब तरफ हाइड्रोजन खाली लटका देना, बाकी कुछ नहीं, जिधर देखिएगा हाइड्रोजन ही लटकता रहेगा। समझ में आया? इस तरह का 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 5 दे देगा, 5 पीस दे देगा, उसमें से कोई भी, जैसे ये दे दिया प्रोपीन, उसमें कुछ और देगा हेक्सेन, ठीक है ना, हेक्सेन, तो हेक्सेन मतलब कितना कार्बन, हेक्स मतलब 6 कार्बन, हेक्सेन मतलब कौन से ग्रुप का, एल्केन, सिंगल बॉन्ड, तो क्या करना है 6 कार्बन लगाना है, 1 2 3 4 5 6, और सब में हाइड्रोजन लगाते रहना है, बस हो गया, ये हो गया सिंपल। समझ में आया? अब पहले ये चीज पर ध्यान दीजिए, प्रोपेन का बात कर रहा है, किस ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का, मतलब सिंगल बॉन्ड ही लगेगा, एल्केन एल्कीन अल्काइन, ये चीज को ध्यान है। जैसे अगर पीन इन करके अगर बाद में आए ना तो समझ लो वो किस ग्रुप का है, एल्कीन, मतलब उसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा, अगर एन हो मतलब सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, अगर आइन करके आ जाए, प्रोपाइन ब्यूटाइन, मतलब उसमें कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड इन्वॉल्व होगा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। तो वो चीज़ क्लियर डायरेक्ट सुनते हुए ध्यान में आ जाना, क्लिक कर जाना चाहिए कि हाँ कौन एल्केन ग्रुप का बोल रहा है या एल्कीन या अल्काइन, कौन से ग्रुप का बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो इसको मिटा दूं, आप लोग के क्वेश्चन दूंगा ना, डायरेक्ट एयर वाइज दूंगा तो बनाना तो परवे करेगा ना, तो वही ना बोले एयर वाइज दूंगा तो बनाना तो परवे करेगा ना। अब देखिए एक मोपेंटेन, ठीक है ना, तो उसमें काउंटिंग करना पड़ता है, किधर से हम नंबरिंग दे 1 2 3, उस पर डिपेंड करता है। जैसे अभी सीधे आपको दे दिया है ब्रोमोप्रोपेन, तो पहले प्रोपेन मतलब कितना कार्बन, 1 2 3, ठीक है ना। अब एक ठो कहीं पर हम ब्रोमीन लटका दिए, यहाँ ब्रोमीन लटका दिए, अब बाकी सब में हाइड्रोजन था, वो हाइड्रोजन हो गया, बस हो गया। अब इसमें ब्रोमीन आ गया, ब्रोमो प्रोपेन। अब अगर हम यही पर होता 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है ना, तो हम इधर से काउंटिंग करते नहीं, 2 ब्रोमो मतलब यहाँ हाइड्रोजन दे देते
और यहाँ पर ब्रोमीन लटका देते हैं। जैसे इधर से काउंटिंग करें तो ये कार्बन को फर्स्ट नंबरिंग इधर 2, मतलब 2 नंबर पर ब्रोमीन लटका हुआ है, कहने का मतलब ये 2 ब्रोमो और प्रोपेन। या इधर से भी काउंटिंग करेंगे तो वही बात होगा 1 और 2 और 3, किधर से काउंटिंग करेंगे तो वो नंबर होगा। या फिर यहाँ पर भी ब्रोमीन और यहाँ पर भी ब्रोमीन अगर लटका दे तो ये होगा 2 मतलब 2 पर कितना है, एक 2 पर 2 है, 2,2 और उसके बाद क्या ठो है तो 2 है तो डाइब्रोमो, उसके बाद जो है वो प्रोपेन, तो प्रोपेन हो गया। समझ में आया? इस तरह के से भी दिया जाता है, इस तरह भी होगा, हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। 3 ठो अगर लगा रहा है तो 2 ट्राई, मतलब एक पर 3 ठो तो लगेगा नहीं, पहले बात। यहाँ अगर 3 यहाँ पर लगे फिर कहीं और पर लग जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 ही लगेगा, 2 लगेगा 2 डाइब्रोमो, और कहीं पर या 2, एक जगह हो सकता है यहाँ पर 2 यहाँ पर लगा देता और फिर यहाँ पर भी लगा देता, तो जहाँ पर 2 लगाएगा 2,2 और फिर या 1 ऐसे भी देगा, वो आएगा जब कंपाउंड वैसा होगा तो बता देंगे। 18 का फर्स्ट में केमिस्ट्री, हाँ तो फर्स्ट का खाली केमिस्ट्री में 5 नंबरी भी बनाना है, ठीक है ना। अगर मान ले जो नहीं बनता है पूछिएगा कौन सा नहीं बन रहा है, नहीं बन आंसर तो दिया, हमें भी पता है, होता है कि समझ में नहीं आए, ये भी तो बात है ना, आंसर तो बहुते का दिया रहता है, तो लिखना पड़ता है, तो यही ले पहले थोड़ा सा समझा रहे हैं ना कि क्या कैसे होता है, थोड़ा सा हाथ दिमाग में क्लिक रहेगा तो वो आसान पड़ेगा। 5 नंबरी क्वेश्चन इसमें क्या है, 5 नंबरी क्वेश्चन तो और आसान ही है समझो, क्योंकि इसमें सबका नाम ही दिया हुआ। ध्यान दो लो, सुनो ना, ओए इसमें जो ये दिए हुआ है ना, जैसे ब्रोमो, प्रोपेन, प्रोपेनॉल, प्रोपीन, बेंजीन और हेक्सेन, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर आपको आसानी से दे देगा, अगर आता रहेगा ना तो 1 नंबर भी नहीं काट सकता। जैसे अगर आप स्ट्रक्चर बना दिए तो पूरा का पूरा नंबर देगा। ऐसे तो है कि कोई ना ऐसा क्वेश्चन दे दे 5 नंबर का जिसमें बोलेगा सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाया जाता है, पूरा विधि लिखे उसका, प्रखनली के साथ बनाए, ठीक है ना, कॉन्टेक्ट प्रोसेस द्वारा कैसे बनता है, तो उसमें आप कितनों लिखिएगा तो आपको 4 नंबर से, अगर अच्छा से अच्छा भी लिख लीजिएगा तो नहीं देगा। लेकिन ये स्ट्रक्चर अगर बना दीजिएगा ना तो पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा इस तरह का क्वेश्चन बनाने का, प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, और जितना आपके क्वेश्चन बैंक में होगा ना उसी से उम्मीद रहेगा रिपीटेशन हो जाएगा। हेक्सेन तो उस दिन बताए थे, हाँ 14 नंबर में अथवा का जो निम्नलिखित अभिक्रिया क्या है, ये संयोजन अभिक्रिया ही नहीं कहाँ 14 नंबर क्वेश्चन 2018 का 2018 का 14 नंबर में दूसरा है अभिक्रिया का संयोजन अभिक्रिया। अबे तो उस दिन था ये लिखा है ना, संयोजन अभिक्रिया क्या है उदाहरण के साथ लिखे, आपको क्वेश्चन में भी है, तो ये सब आपको 5 नंबर में भी आ रहा है। ध्यान दो, इधर वाले बाद में देखो, संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, सब में क्या करना है, सब अभिक्रिया लिखना है, रिएक्शन देना है। विस्थापन अभिक्रिया क्या है लिखाए हुए हैं, और द्विविस्थापन, 4 क्वेश्चन लिखना है। इसमें भी 5 नंबर आपको पूरा मिलने वाला है अगर इस तरह का क्वेश्चन सब अगर याद रहेगा तो। दोनों में सेम तरह का क्वेश्चन है, इसमें भी ऐसा क्वेश्चन दिया है ना कि आता है तो पूरा नंबर और नहीं आता है तो 1 को नंबर नहीं, सिंपल सा फंडा। तब ये सब क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिएगा। आज वाला तो क्वेश्चन आसान है एकदम, अब टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा। 5 नंबर क्वेश्चन तो नाम का है, खाली 2-2 मिनट में बन जाएगा आपको क्वेश्चन। वो चारों रिएक्शन तो लिखाए हुए हैं उस दिन, और रिएक्शन वाला ये जो है बस उसका बना लेना है स्ट्रक्चर, और नहीं समझ में आया तो कल बता देंगे, क्योंकि इसमें उस दिन ज़्यादातर बता ही दिए। ओए देखो, एक स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, ओए एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है बेंजीन का, उस दिन भी लिखा है कि बेंजीन जो है ये होता है, बस ये हो गया बेंजीन का रिएक्शन। 1 नंबर यही में हेक्सेन 1 2 3 4 5 6, बस सब तरह का करना है, हाइड्रोजन लगा दीजिए, बस ये हो गया हेक्सेन। समझ में आया, सब में हाइड्रोजन लटका दिए, हेक्सेन हो गया। बाकी 2-3 तो बता ही दिए, तो 2 क्वेश्चन था उसका भी स्ट्रक्चर ये बना दिए। तो साइकिल क्या करना है, 6 ठो पूरा लेना है, 1 2 3 4 5 6, और उसमें 3 में क्या करना है, डबल बॉन्ड दे देना है अल्टरनेट में। एक में दिए तो दूसरा को छोड़ दीजिए, और फिर एक को छोड़ के फिर दूसरा में दे दिए, इस तरह जो डबल बॉन्ड दे देना। एक है उसमें 1 बॉन्ड लगा देना, या कहीं कहीं पर ये भी लिखा रहेगा आपको, ये भी दिया रहता है। क्योंकि ये क्यों दिया रहता है, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्या किए, यहाँ बॉन्ड दिए तो हम यहाँ दिए और यहाँ दिए, मतलब दोनों तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है। अगर आप 11th में जाइएगा तो रेजोनेंस के लेके ई वाला बॉन्ड ये वाला बॉन्ड दोनों रहता है ना, तो इसको इसी तरह का गोल दे दिया था। गोल का मतलब
क्या इस सारा का सारा को अपने अंदर मर्ज कर ले रहा है, इस तरह के बॉन्ड को भी और इस तरह के बॉन्ड को भी, यहाँ रहे या यहाँ रहे। तो आप इस तरह ज़्यादा, मैं 3 क्वेश्चन नहीं बना 10 तो दिए थे उसी बोलिए। 30 मतलब तो बोलेगा 30% नहीं बना ना। अमान कल आया था, हाइड एंड डिस्टेंस बनाए हो? कैसे नहीं बना? यहाँ आइए, चलिए इधर आइए बोर्ड पर हाँ कोई दिक्कत नहीं, कैमरा पर आई है। जलालत का बदला लेना बना के नहीं आइएगा, बैठिए तो फिर सर दूसरे दिन अगर नहीं बनाइएगा ना बेइज्जती। अभी तक वीडियो अपलोड कहाँ कर रहे हैं, जब जाएंगे ना वहाँ लगातार करना शुरू करेंगे ना, बोलेंगे यही है देखिए इसको। हाँ चलिए देना तो अजय भी कौन सा नहीं बना? ये नहीं बना आपके लिए दो बस, मतलब वो दोनों नहीं बना, नहीं थोड़ा बहुत 4-5 स्टेप चले हैं। हमको तो मन करता पूरा बना दे मगर रात हो जाता है। रात हो गया। अरे बहुत बढ़िया, चलिए ध्यान दो भैया आई तुमसे कौन नहीं बना? हाइट एंड डिस्टेंस में नहीं बना, ऐसे इसमें नहीं बना, ट्रिगोनोमेट्री में। का एक तो नहीं बना। अच्छा ट्रिगोनोमेट्री में कौन है? 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 जी फर्स्ट का ना। क्वेश्चन क्या है बताइए? cos 45 डिग्री। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन जो है बहुतों को कंफ्यूजन होता है कैलकुलेशन में, पॉइंट में तो कुछ है, कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन एक स्टेप सिर्फ ध्यान रखिएगा, आगे के नीचे क्या है? sec 30 + cos 30 sec 30। अबे यार चल काहे नहीं रहा, इसमें भी डाल दो तो अच्छा पीछे से खुलेगा, लेकिन ये अच्छा ब्लैक वाला देख लेना, sec 30 और प्लस cos 30 ब्लैक देख लेना, cosec 30। ध्यान दो ये क्वेश्चन है, अमान बाबू बनाए हैं? नहीं बनाए। सबको दिखाई देगा? तू बता ऊपर वाले का वैल्यू क्या हो? cos 45। हाँ वो बंद करो, डाला उसमें इंक डाला। हाँ याद नहीं रहेगा अगर वैल्यू तो फिर कहाँ कैसे होगा? नीचे आइए, चल तू ही बता। sec 30 प्लस तुम बताओ इसका साइन का अपोजिट, साइन 30 का बता दो। चलो साइन 30 चलो ठीक है यही होगा ना। ध्यान दो ओए नीचे ऊपर वाला तो उसी तरह रहने देते हैं, नीचे एलसीएम का आएगा √3, इधर √3 इधर कुछ नहीं है 1 है, √3 आएगा एलसीएम। तो ये वाला तो जैसे निठल्ला उसी तरह रह जाएगा। हाँ इधर क्या बीच में प्लस है, 2 से क्या होगा √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें तो कोई को कोनो प्रॉब्लम नहीं ना, नहीं है तो चलिए यहाँ पर से कर लेते हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये √3 कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर जाएगा ना, तो सबसे ऊपर मतलब ये √3 नीचे से सबसे ऊपर चला गया, ठीक है। और ये √2 किसके मल्टीप्लिकेशन में होगा? इसके होगा ना। क्या होता है? फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लिकेशन में होता है और सेकेंड और थर्ड मल्टीप्लिकेशन में होता है, ये तो होता है ना। उस दिन भी दिखा भी दिए थे कैसे होता है। चलिए ये √2 किसके मल्टीप्लिकेशन में होगा? 2 + 2√3, ठीक है ना। अब इससे क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा? ऊपर तो ये बराबर ही होगा, या नहीं होगा क्योंकि बीच में बराबर चल नहीं रहा। ये √3 इसको करेंगे तो क्या होगा? 2√2 और प्लस 2√6 होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम? क्यों? क्योंकि √2 इंटू √3 जो है ना, एक रूट के अंदर आगे 2 × 3 हो जाता है तो √6 हो जाता है। समझ में आया? अलग अलग रूट अगर प्लस में ऐसा नहीं होता, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में होता है। प्लस में भी नहीं कर दिएगा कि √2 और प्लस √3 √6 ऐसा नहीं होता, वो दोनों जुटेगा ही नहीं। दो अलग अलग रूट √2 और प्लस √3 यही रहेगा, एक आगे ही नहीं कि जुट के कुछ होगा या घट के कुछ होगा, यही रहेगा, ठीक है ना। अब आइए अगला स्टेप। अब कुछ लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ क्या है? 6 है, यहाँ √2 है। आप कीजिए कि रेशनलाइज करते हैं, ठीक है ना। या काहे दे रहे हैं यार?
हाँ, रेशनलाइज को हर परिमेयकरण कहते हैं। तो ये तो 2√2 है और प्लस 2√6 है। नीचे में रूट आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना, तो उसको हटा देते हैं। कैसे हटेगा, तो नीचे वाला जो होता है ना, तो इसका अपोजिट साइन जो बीच में होता है ना, उसका अपोजिट साइन से उतना ही जो है ऊपर और उतना ही नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देते हैं। तो 2√2 माइनस 2√6। कोनो दिक्कत, इतना तो समझ में आया ना। बाद में अगर कैंसिल कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया √3 और ऊपर है 2√2 और माइनस 2√6। ये तो ये √3 से ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 2√2 का स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर मतलब 2√6 का स्क्वायर। कोनो दिक्कत। अगला स्टेप, एक स्टेप और लिख लेते हैं। इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2 और √6। √3 √2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, √6 हो जाएगा। अभी तुरंत बताए थे ना, √3 और √2 मल्टीप्लाई होगा √6। अब प्लस √3 को यहाँ करेंगे तो ये -2 और √3 को √6 से करेंगे तो √18 होगा। कोनो को कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ 2√2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूना 8, तो ये हो गया 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो 6 जग 24। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। किसी को लिखना है तो लिखे जल्दी से। इसमें से जो है ना, अगर आप मेन आंसर तक पहुँचना है, अगर कुछ नहीं तो आप यहाँ तक भी छोड़िएगा, आप कैलकुलेशन करके यहाँ से जो माइनस करके एग्जैक्ट अगर नहीं आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है। जब तक आपको नहीं बोला जाए कि प्रूव्ड करें कि इतना है, तब जाके आपको वही लाना फिक्स है। अगर प्रूव्ड करने को नहीं बोला है तो आप यहाँ से खाली कीजिए कि 8 में से 24 घटा दिए 16 बचा, तो ये माइनस को ऊपर लेके मल्टीप्लाई कीजिए, ये माइनस वाला प्लस है, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। बस आंसर यहाँ तक भी हो जाएगा, क्योंकि आपको दिया हुआ नहीं रहेगा क्वेश्चन में अगर कि हाँ खाली बोलेगा सॉल्व करें। लेकिन आप पता है कि हाँ आप एनसीईआरटी को इतना दफ़ा बनाए हुए हैं कि ना आंसर ये कहाँ है, कुछ और आंसर है, हमें वही लाना है, तो वो बात अलग है। 2 नंबर में तो यहीं तक छोड़ देना, 2 नंबर में इससे आगे बढ़ना नहीं। करते हैं ये भी समझ में आता है ना कि कैसे, तो उस तरह जब सब चीज़ करते हैं तो उसमें कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा। जो सब का ये है उसको देखो ना। और किसी को प्रॉब्लम है 5वां में नहीं। कोई और का है तो देखो, क्योंकि जो जेन्युइन प्रॉब्लम हो ना, जो सबका हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि समझा लेने पर ध्यान दो। नेक्स्ट स्टेप में अगला यहाँ पर ये तो 2√6 उसी तरह लिख लिए, ठीक है। यहाँ आइए, इसको इसमें ध्यान दे लीजिए। इसको जो है हम -2 और √18 को 9 × 2 लिख सकते हैं, और अपॉन क्या है -16 घटा यहाँ से। तो अब यहाँ 2√6 और -2 9 जो है रूट से बाहर निकलेगा तो क्या देगा, 3 देगा। चलो एक स्टेप अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर अभी क्या लिखे थे, √2 × √3 क्या लिखे थे, √6। मतलब इस तरह था तो इस तरह लिख सकते हैं, जब इस तरह है तो इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना। तो इसको जो है हम अगले स्टेप में ये लिख सकते हैं, 2 तो ये वाला, इसको लिख सकते हैं √9 × √2, फिर मल्टीप्लाई होगा, यही हो जाएगा अगर करते तो इस तरह हम एक स्टेप बढ़ा दिए। चलिए, और नीचे क्या है -16। अब यहाँ 2√6, कोनो को दिक्कत है तो बता दीजिए इस स्टेप में। हम क्या किए हैं, ये 18 जो था ना, इसको 9 × 2 अंदर में कर लिए मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 18 9 × 2 है तो उसको क्या लिखे, 9 को अलग लिखे हैं √100 को, और 2 को अलग लिख लिए। फिर से अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो यही आ जाएगा। अब √9 क्या होता है, बाहर निकल जाता है, क्या कितना दफ़ा, 3 दफ़ा निकलता है ना, और √2 उसी तरह रह जाता है, और नीचे क्या है -16 है। बाकी अगला स्टेप में देखिए, ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, तो ये हो गया 2√6 और -6 और √2 डिवाइडेड बाय -16। अगर हम माइनस नीचे इसको अगर हटा दें, तो इसको अगर हम नीचे हटाते हैं तो ये माइनस नीचे रहे या ऊपर रहे कोनो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इतना जान लीजिए, माइनस नीचे है या ऊपर है, अगर डिवाइड में है तो फर्क नहीं पड़ता। अगर हम लिखें -a/b, ध्यान देना, ये चीज़ लिखे, या यही चीज़ को हम a/-b लिखें, ये भी बराबर है।
या इसी चीज को माइनस हम बीच में यहाँ पर दे दें और a/b लिखें, बतवा बराबर है, सब चीज एक ही चीज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि माइनस में अब ऊपर और नीचे होने पर पूरा का पूरा टर्म ही माइनस होता है, कोई नहीं कि एक a माइनस है। अगर हम बोले कि -2/3 तो इसका हम ये भी लिख सकते हैं 2/3 टोटल का टोटल भी माइनस ही टर्म है। समझ में आया ना? तो इसलिए जो बोलना चाह रहे हैं, तो इस माइनस को हम नीचे से यहाँ ले लिए और यहाँ से लेने के बाद हम माइनस को अंदर, -2 बाहर लेने पर माइनस पहले से है ये वाला और -2 हम कॉमन लिए। चलिए एक स्टेप दिखा दे रहे हैं ना, -2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच गया अंदर में, यहाँ से बचा माइनस में हो जाएगा, ये प्लस था, जब माइनस हम कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस वाला प्लस हो गया, तो प्लस वाले को हम पहले लिख लेते हैं, ये 3√2 बच गया, यहाँ से -√6 और अपॉन 16 बचा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कैंसिल होके कितना हो जाएगा 8 दफ़ा में, तो नीचे 8 आ जाएगा, तो इस चीज़ को भी हम कैंसिल कर दें, समझ जाइएगा ना। तो यहाँ पर नीचे क्या आएगा, सीधे ये सब हट के 3√2 -6√6 अपॉन 8, यही आंसर होगा आपका, देख लीजिएगा। हाँ यही आंसर। खाली हटा दिए ना अंदर से, उसके बाद आपको खुद से कर लेना ये चीज़ कि क्या होगा नहीं होगा, ये खाली यहाँ √9 को हमें अंदर से निकालना था, यही स्टेप बहुतों को समझ नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है और किसका किसका प्रॉब्लम है, बोल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस में एक तीसरा, बस तीसरा नंबर क्वेश्चन हाइट एंड, तुम्हारा तुम्हारा कौन सा प्रॉब्लम है, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है, जो बनाइएगा उसी को प्रॉब्लम होगा, जो नहीं बनाइएगा उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम बनाए जो मेरे हम क्या बोले, ऐसा नहीं, ज्यादातर में मतलब होता है कि आप कोई नहीं है बनाइएगा तो एकदम प्रॉब्लम आने वाला है। बोले मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम और नो स्टडी नो प्रॉब्लम, तो टेंशन काहे को लेने का। लेना है तो आपके पास जो चीज़ है उसी से काम चला दिया जाएगा जल्दी जल्दी, क्योंकि लिखेंगे फिर मिटाएंगे फिर लिखें, एक तो साला फिगर बनाएंगे तो उसी में एक दफ़ा खत्म हो जाएगा, फिर बोलेंगे लिखो, फिर 5 मिनट रुके, फिर बनाए फिगर, फिर एक स्टेप बताएं 2 स्टेप, फिर बोर्ड भी तो इतनी बार की है ना, तो उसमें ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास है तो कीजिए, अगर समझे नहीं समझ में आ रहा है किसी को तो हम समझा दें, अगर मुझे लगेगा कि वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से है। दर्पण सूत्र लेंस सूत्र दोनों F=2, ये 3 जो है ना, आपको जो ओम्स लॉ याद है ना, ओम्स लॉ तो वो तो खाली है पूरा 5 नंबर के लिए क्वेश्चन, ओम्स लॉ ये नहीं आता है तो इना में फिर केना होता है, कुछ नहीं आता, तो फिर टाइम कितना बचा है तेरे का, कुछ नहीं आता। हाँ कौन सा क्वेश्चन जल्दी बता तुम्हारा, हाँ उदाहरण नंबर 4 क्या कर रहा है, 4 उदाहरण नंबर बता दिए, 4 नंबर उदाहरण क्या बोल रहा। हाँ ये मेरे से रूट का यहाँ पर दूसरा मान ले सकते हैं आप, अबे ले सकते हैं नहीं ले सकते छोड़ो ना, रूट का वैल्यू तो 1.732 होता ही है। और ये ध्यान दो, क्वेश्चन बोला है जैसे जैसे बोला है उसी तरह पढ़िए बनाते रहिए। बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, ठीक है ना, भूमि मतलब समझ जमीन, भूमि के एक बिंदु से, बिंदु का नाम दे दिया P, बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ध्यान दे, जमीन का कोई पॉइंट है बिंदु, जो बिंदु का नाम दे दिया P, ठीक है ना, इससे बोल रहा है कि 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और उसी में बोला भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया। यहाँ जमीन से कुछ दूरी पर जो है एक भवन है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला इसका ऊंचाई भवन का कितना है 10 मीटर, ठीक है ना, और इससे जो है इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, ठीक है। आगे बोला है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया, तो ये शिखर है भवन का, इस पर एक झंडा है, ठीक है ना, झंडा फहराया गया था। झंडा को मान ले, झंडा जो लंबा सा ये कह रहा, उसमें झंडा बनाना नहीं है, ये फिगर बना के दिया तो वो झंडा बनाया हुआ है, ठीक है। अब झंडा तो लहराया गया है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन करो, और यहीं से यही P से ध्वज के शिखर का, पहले था भवन के शिखर का, अब हो गया ध्वज मतलब झंडा, ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, अब जो भी है देखते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया,
ठीक है। ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, मतलब ये पूरा कोण जो है ना कितना दे दिया 45 डिग्री है, ठीक है। तो हमें बोला क्या ध्वज की, वही ऊपरे वाला तो पूछेगा, और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन 45 डिग्री। ध्वज दंड की लंबाई मतलब ये पूछा है क्या है, मान लिए h है लंबाई, बिंदु और बिंदु P से भवन की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक क्या है ये ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। और यहाँ दिया हुआ है √3 बराबर हमें बोला है √3 का वैल्यू 1.732 लेने के लिए, ठीक है ना। ऐसे भी यही होता ही है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन की लाइक क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहला स्टेप A B C और P है, चलिए तो P दिए हुआ तो रहने दिए, सबसे A B हटा देते हैं, यहाँ P है इसको Q R और S कुछ दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि नेम पढ़ने में आसान हो। ABCD दे देगा तो गलती नहीं हो जाएगा, सिंपल सा फंडा। तो पहले आपको ये बिल्डिंग वाले में दिया हुआ भवन वाला का ऊंचाई दिया हुआ है, तो ये वाले ट्रायंगल में आपको पहले चलना है। इससे क्या होगा कि ये वाला वैल्यू आपका ये निकल जाएगा, ठीक है ना, ये दिया हुआ ये निकल जाएगा। तो इसका और इसका रिलेशन कौन सा थीटा होता है, टेन थीटा। ऐसे भी पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में टेन या साइन का यूज होता है, आगे कहीं जाने का जरूरत नहीं है आपको। अगर देखिए जहाँ पर हाइपोथेनियस का बात हो रहा है वहाँ पर साइन लगा लीजिए, और जहाँ पर उस हाइपोथेनियस कर्ण को छोड़ के दूसरा बात हो रहा है, आंख बंद करके टेन लगा देना है, समझे ना। आंसर आना है तो आना है, कुछ गलती आप नहीं करेंगे तो पहला फर्स्ट स्टेप जो है इन ट्रायंगल किसमें, ट्रायंगल आर पी और क्यू में, इन ट्रायंगल आर पी क्यू, या इनको हटा देते हैं हिंदी में त्रिभुज ABC में, अबे ABC नहीं है, त्रिभुज आर पी और क्यू में, इसमें चल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इसमें क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ, तो 10 कितना डिग्री है 30 डिग्री, क्योंकि इस वाले के लिए 30 डिग्री है ना, ये देखो तो 30 डिग्री क्या होगा, ये बट्टा ये, तो ये क्या है क्यू आर या आर क्यू जो भी लिखना है, और बट्टा पी क्यू। अब क्यू आर कितना है 10, ये दिया हुआ है ना, आर क्यू 10 दिया हुआ, और ये पता नहीं x माने हैं, और इसका वैल्यू क्या होता है 1/√3, और या कहे दिए बीच में बराबर है। नेक्स्ट स्टेप चल रहे हैं, इसका वैल्यू ये होता है या ऐसे नेक्स्ट चलते रहिए, या फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में हम कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा x = 10√3, अभी होगा भाई ठंडा, चलिए इसलिए कर देते हैं यहाँ पर, इसलिए x बराबर क्या हो गया 10√3। तो एक स्टेप में ये आ गया, ठीक है ना 10√3। अगर आपको क्वेश्चन में अगर मान लें यहाँ पर दिया हुआ है कि वैल्यू बुक है आपका, इसलिए आपको वहाँ नहीं बोलेगा कि आप उसका वैल्यू जो एग्जाम में देगा ना, तो उसका वैल्यू ये लेने को नहीं कहेगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक हम ये सोच रहे हैं आपको इसी में निकालने का, उतना भी ज़्यादा कैलकुलेशन कराने का उसका मकसद नहीं रहेगा। उसका मकसद रहेगा कि हाँ 2 इक्वेशन निकालिए, तो हम इसको यहाँ तक है, आप चाहिए आप निकाल लीजिएगा। इसको क्या करना है, अगर इतना से मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 पॉइंट यहाँ घुसका देना पड़ेगा, इसका वैल्यू ये हो जाएगा। समझ में आया। 10 से अगर √3 को मल्टीप्लाई करें, √3 का वैल्यू ये मतलब था पहले क्या था, पॉइंट इधर था, 1 पॉइंट था, तो अब 10 से मल्टीप्लाई करने का पॉइंट इधर से इधर घुस जाएगा, बस 17.32 हो जाएगा। समझ में आया ना। लेकिन हम यही लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है नाउ, अब किस में चलेंगे, अब त्रिभुज पूरे में कौन सा है एस पी और क्यू में। समझ में आया ना। पहले इसमें चले अब उसमें चले। अब कौन सा है 10 कितना 45 डिग्री, पूरे में कितना है 45 डिग्री का एंगल है, और 45 डिग्री का एंगल है क्या टोटल एस क्यू और अपॉन पी क्यू, यही है ना। एस क्यू मतलब ये पूरा भाग यहाँ से यहाँ तक का, और पी क्यू ये वाला भाग। तो एस क्यू जो है 2 भाग में बटा हुआ, कौन कौन में है, एक तो एच है और प्लस 10 है, ये एच प्लस 10, और फिर नीचे वाला भाग क्या है एक्स, एक्स अभी निकला है कितना 10√3, और इधर इसका वैल्यू 1 ये होता है। अब इसको क्या कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये क्या होगा इधर 10√3 आएगा, और उसके बाद h निकालना है तो 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10√3 और -10, आंसर हो जाएगा 10√3 और -10, दोनों में कॉमन 10, तो यहाँ से √3 और -1, तो ये h = हो गया, बस यही आंसर हो गया। अगर आपको रखना है वैल्यू इसका
√3 का, तो सब में √3 रख के अपना कैलकुलेशन अपने से कर लीजिएगा। पहले यहाँ से चीज़ें करिए। देखिएगा हम बनाए हैं। चलिए क्या कर रहे हो? अब लिखवा रहे हो दूसरे से? अभी तो कुछ बोलने का मन कर रहा था, लेकिन सोचे क्या बोले। बोल दीजिए। नहीं, कुछ बेकार वाला बात था ना, इसलिए। चलो ठीक है, हो गया। भाई एक सेकंड में पता नहीं। इधर तो लिख लिए होगे। अच्छा भैया tan थीटा sin थीटा कैसे कब करना है हमें समझ नहीं आया। अभी तक नहीं आया गधे, हम कहाँ बोले हैं क्या हम तोरे। tan थीटा, यहाँ से थीटा देखना, P और बाई B का जहाँ पर रिलेशन होगा tan होगा। जहाँ पर हाइपोथेनियस कर्ण वाला रिलेशन अगर आ जाएगा, जैसे P/H या ये कुछ करके अगर आता है ना, B/H तो अपन लगाने नहीं है। हाँ, H वाला जहाँ पर आएगा ना फंडा कि हमें ये निकालना, जैसे पतंग की डोरी वाला बताए थे, तो उस वाले में साइन आपको लगाना पड़ेगा। जैसे पेड़ टूट गया था, गिर गया था, तो उसमें दो चीज़ था, एक तो P भी निकालना था, H भी निकालना, दोनों को जोड़कर जो है पेड़ का हाइट आया था। ठीक है ना। तो और भी क्वेश्चन उस तरह का हो सकता है। तो H जहाँ पर इन्वॉल्व हो जाए वहाँ पर आपको साइन लगाना है। अब बाकी P/B चल रहा है तो tan ही लगाइए, दो ही में आपका पूरा हाइट एंड डिस्टेंस बन जाएगा। हो गया। उसमें अननोन है, बोलता है पूरक कोण। पूरक कोण मतलब समझते हो, दो कोण का सम जो है ना योग 90 डिग्री होता है, तब पूरक होता है। पूरक ही दिया है ना कि संपूरक दिया है। संपूरक मतलब 180 डिग्री होता है दो कोण का योग, और पूरक मतलब दो कोण का योग 90 डिग्री होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अय हम क्या बोले, दो कोण का योग 90 डिग्री तब पूरक होगा। अगर दो कोण में अगर बोले कि एक कोण 30 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। अगर एक कोण 15 डिग्री होगा तो दूसरा कोण 75 डिग्री होगा। तब ना दोनों जुट के 90 होगा। दोनों हमेशा जुट के क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। ठीक है ना। अगर एक कोण थीटा होगा तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा, मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो थीटा से थीटा कैंसिल, क्या बचा? 90। यहाँ दोनों को ऐड किए 90, यहाँ दोनों को ऐड किए 90, मतलब पूरक कोण में मतलब दो कोण का योग 90। एक अननोन में अगर थीटा माने तो दूसरा का मतलब 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है ना। और दोनों जुट के 90 ही देगा। ये समझ में आ रहा है ना। तो इसी पर आपका लास्ट क्वेश्चन बनने वाला है। लास्ट क्वेश्चन है आपको कि क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, पढ़िएगा तो पता नहीं ना होगा कहीं पर, तो खड़ा कर दीजिए मीनार। मीनार क्या, और आधार मतलब ये जिसको हिंदी में पाद बिंदु भी कहते हैं, बेस। ठीक है ना। मीनार के आधार से क्या बोला है? एक ही सरल रेखा में। ध्यान दे, मीनार के पाद बिंदु से एक ही सरल रेखा में इधर चल रहा है। क्या बोला है? एक 4 मीटर, तो यहाँ से मान लो यहाँ 4 मीटर, और दूसरा है कि इसी रेखा पर आगे कहाँ तक चल रहा है? ये 9 मीटर। तो ये वाला वैल्यू टोटल जो है 9 मीटर। दोनों का दोनों कहाँ से जुट रहा है? इसके आधार से ही जुट रहा है। एक 4 मीटर पर, एक 9 मीटर, 2 पॉइंट है। ठीक है ना। और दोनों से क्या बोल रहा है आगे? बोल रहा है कि दूरी स्थित पर बिंदु का मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। पूरक मतलब मीनार के शिखर का दोनों बिंदु से उन्नयन कोण क्या है? पूरक है। तो एक यहाँ से कोण है, एक यहाँ से है। ठीक है ना। 6 मीटर। पूरक कोण क्या बोले? दो कोण का योग 90 डिग्री। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। 6 मीटर नहीं ना बोला, प्रूव कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर सिद्ध करें। सिद्ध करने के लिए बोला है कि ये मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। तो इसको ये कितना दिया? 4 है। ये क्या दिया हुआ? 9। इसको अगर हम थीटा मानते हैं, ठीक है ना, पूरक बोला है ना उसमें कि दो कोणों का योग पूरक है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 और माइनस थीटा। इसको हमें पता नहीं है, हम क्या मान ले? हाइट है तो h। ठीक है ना। इसको दीजिए a, ये b, c और d। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन जो है बोला, जो 16 नंबर क्वेश्चन है ना, चलते हैं किस में? त्रिभुज ABC में पहला। ठीक है ना। या पहले कौन में चले? चलिए पहले इसमें चलते हैं, ABD में। त्रिभुज ABD में, ABD में कौन सा थीटा ये है? बात किसका हो रहा है? इसके सामने वाला, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब P। अब नीचे वाला बेस दिया हुआ है मतलब B। P/B किसका रिलेशन? 10। मतलब किसका चलता है? 10 थीटा इज इक्वल्स टू
टेन थीटा इज इक्वल टू पी क्या है माने है एच अब बाई बी कितना है ये पूरा का पूरा 9 जी इसको मान लिया इक्वेशन 1 समझ में आया हाँ देखो छोड़ो टाइम पता चल रहा है होगा कैसे ना अंधे हो चलो ध्यान दो पहला में देख लिए कैसे चले फिर चल रहे हैं अब जो है किस में चल रहे हैं इसमें चल रही है बड़का वाले त्रिभुज में चल रही है अब चल रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में अब त्रिभुज ए बी और सी में ठीक है ना त्रिभुज ए बी सी में थीटा कौन सा है 90 माइनस थीटा चलना किसके लिए पी अब बाय बी मतलब 10 और थीटा के जगह अब क्या है 90 माइनस थीटा मतलब 90 और माइनस थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी मतलब कि एच बट्टा 4 इसको मान लिया इक्वेशन 2 ठीक है अब या इसको नहीं मानिए रुक जाइए ध्यान दीजिए इसको आप कर लीजिएगा 1090 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा तो इसको आप लिख लीजिए कॉट थीटा इज इक्वल टू एच बाय 4 इसको मान लीजिए इक्वेशन 2 अब जो है इक्वेशन या समीकरण लिखेगा इक्वेशन 1 और इंटू 2 मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करने पर गुना करने पर लिख लीजिएगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को गुना करने पर या हम इसी को लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन दे जैसे फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर का लेफ्ट हैंड साइड LHS इधर के LHS से मल्टीप्लाई होगा पहला इक्वेशन का दूसरे इक्वेशन के LHS से और RHS का RHS से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इधर आइए तो इधर यहाँ से क्या है 10 थीटा और इधर क्या है दूसरे इक्वेशन में cot थीटा ये हो गया 10 थीटा इंटू cot थीटा इधर वाले के लिए और इधर आइए क्या है इधर h बाई 9 इधर h बाई 4 ये क्या होता है 10 इंटू कॉट 1 तो ये 1 हो गया और इधर h इंटू एच स्क्वायर और 9 इंटू 4 कितना बेच चट्टी वाला 9×28 ठीक है ना अब कहाँ यहाँ पे जगह है नहीं लिखिए जल्दी से इसके बाद ऊपर लिख देते हैं बस यहाँ से क्या होगा एक स्टेप देख लो छोड़ो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या होगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 36 जब एच स्क्वायर 36 तो एच कितना होगा 6 स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा तो अंडर रूट 36 कितना होता है 6 हमें प्रूफ करने को क्या बोला प्रूफ कीजिए कि हाइट जो इसका 6 मीटर तो 6 मीटर प्रूफ हो गया ये तो इतना समझाने में हो गया आपको 2 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगेगा कभी पूछ ले तो 5 नंबर में ही पूछेगा कि कोई 2 क्वेश्चन चलेगा आराम से क्वेश्चन बनना सबसे आसान क्वेश्चन हमें लगा है आज तक ये इसका अगर ये पता खाली पूरक का मतलब समझ लिए तो हाँ आता है मैंने हम रोए तो बहुत मगर आंसू कहाँ गिरा हम भी गए कहाँ थे हम भी तो दरवाजे पर खड़े थे ना ये वाला कहावत नहीं सुना है दामाद वाला एक दामाद 3 महीना 13 दिन से बैठा हुआ था सास ससुर परेशान ये ससुर दामाद जो है इतना दिन से बैठा हुआ आज तक सुने थे दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम ये क्या खेत के कोने कोने पर लिखा है क्या खाने वाले का नाम जो बैठा हुआ है 3 महीने 3 करके पीछे से वार्निंग मिल रहा था या इलाही करम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते से तो बोलता है पीछे से जोर से ओ मौलवी साहब जल्दी ख़त्म करिए खुदा के वास्ते मतलब दुआ भी अब बड़ा होने लगा मतलब बोझ बनने लगा ये वाला बात के लिए कैसे निकालना है माध्यिका उसमें जिसको अगर लगता है कि नहीं कि वो टाइम कंज्यूमिंग वाला वो बोरिंग कर देता है इंसान को जुट्टो का चार्ट बनाते रहो निकालते रहो तो अगर नहीं लग रहा है कि दूसरा क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन है ना देखिए ओए 5 नंबर का क्वेश्चन आपको कहाँ से प्रूव करना पता है एक क्वेश्चन तो हाइट एंड डिस्टेंस से आना फिक्स है एक क्वेश्चन ग्राफ का ये 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन थ्योरम ठीक है ना थ्योरम पर में जो बोलते हैं पर में आएगा तो कोई से हाँ ट्रायंगल से तो वो छुपा ना काहे के पर में से 3 क्वेश्चन तो आपको वहाँ से हो गए एक क्वेश्चन अब आपको बचा अब एक क्वेश्चन के लिए आपको जो है देखना है कहाँ से क्वेश्चन पूछता है एक क्वेश्चन क्षेत्रमिति से पूछता है हाँ रचना भी पूछता है रचना अगर आता है तो वहीं से पूछते बना लीजिए तो 4 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही बन गया तो कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है अगर मान लीजिए किसी को थ्योरम नहीं आ रहा है
सपोज थ्योरम नहीं आ रहा। तो अब आइए क्षेत्रमिति पर आइए। क्षेत्रमिति में क्वेश्चन पूछता है कि एक अर्धगोला है, उस पर शंकु रखा हुआ है, या एक अर्धगोला उस पर बेलन रखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ नहीं बनाया क्वेश्चन सब, तो उसी तरह क्वेश्चन पूछता है ना, अर्धगोला का त्रिज्या दे देगा, उसमें से कुछ निकालने को रहेगा, शंकु का एल निकालना रहेगा या फिर आर निकालना रहेगा, उससे आप निकालिए क्षेत्रफल। मतलब ये इधर अर्धगोला का क्षेत्रफल प्लस ऊपर का दोनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। अच्छा चलिए, क्षेत्रमिति का फॉर्मूला याद है सब? नहीं पढ़े अभी, पढ़ाई नहीं हुआ? अबे अबे जरूरी है वृत्त का, क्षेत्रमिति में बहुत चीज है, वृत्त नहीं है। यहाँ से कीजिएगा, ध्यान दीजिए, इसको कीजिएगा, अगला क्या होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू 36, तो इसलिए एच बराबर क्या हो जाएगा 6। तो अतः क्या होगा, मीनार की ऊंचाई जो है 6 मीटर, बस ये लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर लिखिएगा तो लास्ट स्टेप में लिख लेगा एच स्क्वायर बराबर 36, तो एच बराबर 6, अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यहाँ तक लिख लीजिए। उतने अच्छा से लिख देंगे तब पूरा का पूरा मिल जाएगा। हाँ भाई सॉरी हम लोग हो गया, आप खुशी मनाते हैं। हो गया, मिटा दूं? अबे ससुर, हाँ मेरा जबान टूट गई हमारे जबान में आग लग गई, बोले ना। हो गया 16 घंटा, तो आपको 18 घंटा पढ़िए, क्या दिक्कत है compete करने के लिए। ध्यान दीजिए। हाँ ये क्वेश्चन देंगे, इसमें से एक क्वेश्चन इसमें और इस टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए पहले, उसके बाद जो है ना बोल रहा है क्या, जल्दी क्वेश्चन टाइप बता देते हैं, टाइप जो है उसी हिसाब से पूछेगा। एक सड़क मार्ग है, राजमार्ग जिसको, ठीक है ना, जिसकी चौड़ाई कुछ दे दिया, ठीक है ना। बोल रहा है दोनों तरफ एक खंबा इधर खड़ा, एक खंबा रोड के इधर, मान लो यही रोड ले लो ना बगल वाला, और इसके एक बांस उधर गाड़ा हुआ, एक बांस इधर गाड़ा हुआ, दोनों का हाइट क्या बोला समान है, ठीक है ना। बोला है कि सड़क के एक बिंदु से, ये नहीं बोला है कि मध्य बिंदु, एकदम मिडिल साइड, सड़क के बीच में, सड़क का बीच का मतलब एकदम बीच नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक कहीं पर बीच में है, ऐसा बोला। तो मान लिया कहीं पर पॉइंट है, हम बीच में नहीं लेते। बोला है कि यहाँ से एक तरफ का कितना है 30 डिग्री है, और एक तरफ का 60 डिग्री, ऐसे करके कुछ है, ठीक है ना, 60 डिग्री है। और सड़क का पूरा चौड़ाई दिया हुआ है 80 मान लो, ठीक है ना, 80 दिया हुआ है। तो आपको बोला है कि खंबा का ऊंचाई निकालिए, दोनों खंबा एक का निकलेगा, मतलब दोनों खंबा का निकल जाएगा। तो एक 80 है, यहाँ पूरा 80 है, अगर हम इसको x मानते हैं, इसको अगर x मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 80 है, टोटल 80, इसमें से इतना x है, मतलब ये वाला भाग कितना 80 माइनस x होगा, सिर्फ ये वाला भाग। और इसमें चलिएगा a b c d कुछ मान लीजिए, एक त्रिभुज से ऐसे चलिए, कुछ निकलेगा अननोन में, दूसरे त्रिभुज निकालिए, उसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? इसी तरह चलना है, नहीं आया तो बना के देखिएगा, क्योंकि अभी बता नहीं रहे क्वेश्चन। यार बोल रहा है। एक क्वेश्चन और है कि एक इंसान ही है, जानवर है, एक आदमी है जिसका हाइट जो है 1.5 मीटर है, ठीक है ना। अगर मान लो सिंपल कि तुम वहाँ पर, यहाँ पर टावर ओवर है कहीं पर, ठीक है, टावर है, उसको अगर छिप पर देख रहे हो, ठीक है, कुछ वहाँ पर लग रहा है कि कोई आदमी काम कर रहा है ऊपर चढ़ा हुआ, हाँ नजर आ रहा है, इंडियन की नजर आता है ना, उसको देख रहे हो। तो जब उस वक्त जो है ना तुम्हारा हाइट को अगर अपना मान रहे हो कि हमारा कुछ हाइट है, तो टावर का जड़ जो है, टावर से दे दिया कि टावर का हाइट 90 मीटर या 80 मीटर, ठीक है ना। और उसके बाद तो अपने हाइट को अगर देख रहे हो कि हाँ मेरा भी हाइट कुछ है, तो उस टावर के हाइट में से जो है ना टोटल घटाना पड़ेगा। अगर 90 मीटर है तो आपको अब इतना ही मान के चलना पड़ेगा कि 90 में से हम माइनस करेंगे कितना 1.5, मतलब 88.5 जो है अब टोटल इसका हाइट मान के, और अपने आँख से देख रहे हैं कि हाँ यहाँ पर, ऐसे देखा तो आँख ही से जाता है, लेकिन हर टाइम आँख को जो है ना अपना हाइट को मेजर नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हाइट दिया रहे ना तो वहाँ पर मानते हैं कि हाँ चलो टावर काम चल रहा है, या कुछ यहाँ पर जो है या दूसरी तरह का ये होगा, ऊपर बैलून उड़ रहा है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर है, बाद में थोड़ा देर में ये बैलून उड़ते उड़ते यहाँ से कहीं आगे चला गया, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो बोलता है कि कितना दूर बैलून जो है यहाँ पर से उड़ के। लेकिन एक कंडीशन दे देता है, ये बैलून ऐसा नहीं कि अभी चल रहा है तो इसी स्ट्रेट लाइन में ही उड़ेगा, ये नहीं कि कभी चला जाता ऊपर और कभी नीचे, ऐसा वाला फंडा नहीं होता कि अगर चल रहा है इस हाइट पर उड़ रहा है तो इसी हाइट पर उड़ते हुए जाएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि कभी चला जा रहा है ऊपर, कभी ऐसा नहीं, कांस्टेंट स्पीड से बोला है, कांस्टेंट हाइट पर भी जा रहा है, उस तरह का क्वेश्चन भी आपके में
दिया हुआ, या एक चिमनी है उस पर जो आदमी चढ़ा हुआ, इस तरह का क्वेश्चन है। अगर आप लोग पहले से पढ़े हैं तो ये करके कल जो कुछ क्वेश्चन उसमें से बना के लाइए, जिसमें क्वेश्चन आपको देना है लास्ट का 5 क्वेश्चन है, लास्ट का 5 क्वेश्चन। उसके बाद नहीं बने तो हम आपको बताएंगे कल, ठीक है ना। लास्ट का 5 कौन सा होगा? 12, 13, 14, 15, 16। और ये क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट रहेगा, 5 नंबर के क्वेश्चन में आने के लायक है। कल हम एक वाला हाइट वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वाला बैलून वाला, हम 14 नंबर शायद क्वेश्चन है बैलून वाला। कितना नंबर है बैलून वाला जो है? 14 है। तो उसको हम जो है ना इससे बता ही देंगे, एक क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन बता देंगे। अभी जो बताए 6 नंबर है, 6 नंबर है, तो जो भी हम एक क्वेश्चन हम बैलून वाला ऐसे बता देंगे कल, और ऐसे बना के लेके आइए। जो ट्राई आप लोगों जो कर सकते हैं, क्योंकि जो अगर कर सकते हैं उसको हम काहे को आपके साथ रखें, उसको फिर थोड़ा सा आगे ही नहीं भगा के रखें। और जो कुछ नहीं करेंगे उसका तो कुछ नहीं, थोड़ा सा कम ही। होमवर्क तो मिलेगा, होमवर्क किसी दिन भी ये नहीं सोचेगा कि किसी दिन जो है होमवर्क कम हो जाएगा, वो तो नहीं होगा। क्वेश्चन डेली मिलेगा। हाँ, ये नहीं सोचेगा कि हाँ चेक तक करवे नहीं करते, क्या दिक्कत है, हम कहीं कोई दिन ये कर लिए उसके बाद फिर बेइज्जती करेंगे यही के सामने, उस दिन वाला वीडियो अपलोड करेंगे, बोलेंगे रहीमपुर में सर्कुलेट कर दें। ठीक है, उसी देगा। खास कर अगर मान लो नहीं बड़का वीडियो नहीं अपलोड कर सकते हैं, अगर MB उतना नहीं है तो साले को काट के उतना दूर का वीडियो शॉर्ट जो होता है ना उसको वायरल करेंगे। और बोला के यहाँ पर यही देखिए मार थी ये, ठीक है। 2 दिन से नहीं ला। और हाँ, जो आ रहे हैं तो रेगुलर बेसिस पे आइए, बीच में ये नहीं कि हाँ इधर उधर भाग गए, इधर आज नहीं आए, एक दिन नहीं आइएगा तो कुछ नहीं रे भाई, कितना टाइम कितना हुआ? जाने को कहाँ तैयार? 4:30 नहीं मतलब 4 अरे 4 बज गया भैया। हम पूछ रहे थे क्षेत्रमिति से, ठीक है ना। क्षेत्रमिति तो सब पढ़े होंगे, सब पढ़े हैं ना। बेलन कैसा होता है? हाँ, वो बेलन का मतलब वही बेलन नहीं है जो बेलन दोनों तरफ निकला रहता है रोटी बेलने का, ठीक है ना। देखिए कभी कभी अच्छा कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल उसमें का इन्वॉल्व होता है ये बताइए। हाँ, कैप्सूल जानते हो ना, कैप्सूल। तो कैप्सूल जो है उसमें 2 अर्धगोला और एक बेलन, या टोटल कह सकते हो कि एक गोला और एक बेलन इन्वॉल्व होता है। 2 अर्धगोला मिला देंगे तो एक गोला हो जाएगा ना, लेकिन दोनों तरफ से अर्धगोला काटना पड़ता है। क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, क्वेश्चन कई दफ़ा पूछता है कैप्सूल से रिलेटेड कि कैप्सूल का टोटल हाइट दे दिया है, कैप्सूल का हाइट नहीं दिया, कैप्सूल का हाइट दिया है। ठीक है, ध्यान दो। क्या कर रहे हो? ओए फार्मूला सीधे पूछ रहे हैं, ठीक है। फार्मूला भी पूछ लेता है ना यार। पहले स्टार्ट करते हैं, पहला नाम है सर्कल, सर्कल का हर एक चीज़, ठीक है ना। सबसे पहले जो पूछ रहे हैं, तू बता अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr/2। अर्धवृत्त का परिधि 2πr/2। आप बताइए सही है? नहीं पाए, आप बताइए सही है? अर्धवृत्त का परिधि सही क्या बोले? सही है। चलिए आपके हिसाब से अर्धवृत्त का परिधि सही है, ये मतलब कि पाया सही है, सही है। आप वाले बहुमत में चल रहे हैं ना, कहीं सरकार उलट ना जाए। ध्यान दे, अर्धवृत्त का परिधि का मतलब क्या होगा पहले देखिए। अर्धवृत्त पूरा वृत्त मतलब, पूरा वृत्त मतलब ये, ठीक है। इसका वैल्यू 2πr। अर्धवृत्त मतलब आधा, मतलब आधा मिटा दीजिए तो क्या हुआ? हाँ, तो ध्यान दीजिए, अर्धवृत्त मतलब 2πr, तो में से क्या हुआ? आधा हो गया πr। और जैसे परिधि का मतलब क्या? चारों तरफ का भाग। तो ये कहाँ गया? ये क्या है? ये प्लस 2r। 2r को क्या कहते हैं? ये जो डायामीटर, जो व्यास कहते हैं। और परिधि का मतलब क्या होता है? चारों तरफ का घेराव अगर करते हैं तो वो वाला भाग होता है। तो ये तो अर्धवृत्त तो यहाँ तक हो गया। अब प्लस ये वाला जो पोर्शन है ना अर्धवृत्त में इन्वॉल्व हो जाता है। सबसे बड़का गलती सब यही करते हैं, ठीक है। तो प्लस इसको क्या कहते हैं? डायामीटर, व्यास। और व्यास किसके बराबर होता है? 2r के। तो πr और प्लस 2r, ये होता है अर्धवृत्त का परिधि, या इसी को कहते हैं πr प्लस d। d मतलब डायामीटर या व्यास, ठीक है ना।
समझ में आया? इसलिए बोले बहुमत की सरकार गिर गई है। गलत बता रहे हैं पाई आर प्लस 2r ये है अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि भी कहते हैं, ठीक है ना। क्षेत्र में वो वाला लिखा थे और परिधि में वो लिखा है। अबे देख पहले देखो, परिमाप जो होता है ना वो परिधि गोल चीज के लिए यूज होता है, ठीक है ना। अब परिमाप कोई के लिए भी, जैसे अब मान लिया आयत इस तरह का होता है। आयत कैसा होता है? आयत हाँ गुठा होता है ऐसे, चकुट्ठा होता है, ये भुजा बराबर होता है। आमने सामने के भुजा बराबर, इधर वाला ये के बराबर, इधर वाला इधर के बराबर। तो इसका परिमाप मतलब ये लंबाई प्लस ये लंबाई प्लस ये लंबाई प्लस ये लंबाई। इसमें क्या हुआ? 2 लंबाई और प्लस 2 चौड़ाई, मतलब 2l प्लस 2b। इसी को कहते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। इसमें आयत का परिमाप हो जाता है। समझ में आया? और क्षेत्रफल बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? ये l है ये b है तो क्या बोलते हैं? l इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तब अगर एरिया निकालने के लिए अगर बोलते हैं ना वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर अर्धवृत्त बोले तो सीधे बाई 2 कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर बाई 2, उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन ये परिधि जो होता है ना या परिमाप, उसमें चेंजेस आ जाता है, ठीक है ना। ये होता है जो दिया हुआ यही चीज 2 पाई आर प्लस 2r, ठीक है ना। पाई आर प्लस 2r ये है किसका? अर्धवृत्त का परिमाप। लिख लीजिएगा, ये कई दफा ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता, ठीक है ना। और जो है इसी तरह चतुर्भुज बोलते हैं। वृत्त के चतुर्थांश मतलब ये एक भाग, 4 भाग में से एक भाग का। तो एक भाग कितना हो गया? ये आधा हो गया, ये चतुर्थ मतलब ये हो गया चतुर्थांश। अब वृत्त का ये टोटल कितना डिग्री का कोण बनता है? एक सर्कल में कितना डिग्री का कोण? 360। तो उसमें 360 में से अगर एक भाग पूछे तो एक भाग कितना होगा? टोटल है 360, तो एक भाग 4 में मतलब 90 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर बाई 4। चतुर्थांश मतलब उसका 4 भाग में से एक भाग का, टोटल का पाई आर स्क्वायर, तो चौथा भाग का पाई आर स्क्वायर बाई 4। समझ में आया? एक होता है जो पूछता है वृत्त दीर्घ कौन सी है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यहीं से ये भी निकलता है। अगर हम जैसे बोले चतुर्थांश में एंगल कितना होता है? एक चतुर्थांश में कितना एंगल? 90 डिग्री। एक चतुर्थांश में कितना? टोटल 360। तो टोटल 360, तो चतुर्थांश में एक भाग का एंगल 90। तो यहाँ 90 रखिए, कितना होगा? 90 बट्टा 360, काटिएगा कितना? 1/4 और पाई आर स्क्वायर। तो मतलब यहीं से निकल रहा है वो भी। समझ में आया ना? त्रिज्य खंड से ही निकल रहा है चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल। तो उसमें कहीं पर जो दे देता है कि एक सर्कल है, ठीक है ना, ध्यान देना, उसमें बोलता है क्या कि ये एंगल जो है कितना? 60 डिग्री है। तो हम डायरेक्ट डाल देते हैं एंगल की जगह 60 डिग्री, तो ये 1/6 हो जाएगा। 60 डिग्री मतलब उसका वृत्त के छठा भाग का क्षेत्रफल निकालना है। टोटल 360 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब 6 36, 1/6 भाग जो होता है ना उसका, तो उसका क्षेत्रफल। जैसे एक क्वेश्चन आप में हो सकता है अम्ब्रेला टाइप दिया होगा क्वेश्चन। और रुको, ध्यान दो, एक क्वेश्चन इस तरह होगा, एक सर्कल होगा, चल भी तो जा, ये है, ये वृत्त हुआ, इसमें दे दिया होगा इस तरह का, लो ना, इस तरह, और ये, ठीक है ना, इस तरह का दिया हुआ। इसमें कई भाग हुआ पहले देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो अब 8 में जो है हमें पता नहीं कितना डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो 360 में 8 से क्या करेंगे? डिवाइड देंगे, 40। तो हर एक का एंगल पता होगा, तो आगे ऐसे डिवाइड करो। लग रहा है कुछ होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करो, काट के देखो इसे। ये 4 से काटो, कितना होगा? 4 से अगर काटेंगे तो 9 चौक 36, यहाँ 2, मतलब कि कितना? 45 डिग्री। हर एक एंगल कितना होगा? 45 डिग्री का हुआ। अब यहाँ क्या करिए, यहाँ 45 डिग्री। आप एक भाग का अगर सिर्फ बोलेगा क्षेत्रफल निकालिए कि इसमें एक भाग का क्षेत्रफल कितना है, तब क्षेत्रफल 45 डिग्री, तो एंगल है थीटा है, क्षेत्रफल लेने के लिए यहाँ रख दिए 45 डिग्री। अब बट्टा 360, मतलब अगर इसका बोलेगा क्षेत्रफल क्या है इतना भाग का, तो 45 बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें ये दिया रहेगा कि इसका रेडियस कितना है।
ठीक है ना। तो 45/360 कितना होगा, काटिएगा तो कितना होगा 1/8, 1/8 ठीक है ना। ऐसे भी 8 भाग है, उसमें से 1 एक ही भाग का निकालना है, तो 8 भाग में से एक भाग का मतलब 1/8 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू जो भी होगा, मान लें 7 दिया है तो 7 इंटू 7 कैंसिल होगा, जो होगा तो उसको निकाल लीजिएगा। 32/4। अब जो भी हो इस तरह का, तो पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्षेत्रफल, परिधि, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त की परिधि, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अगर मान लें चतुर्थांश की परिधि बोल दे, ठीक है। अगर हम पूछ हाँ हाँ ध्यान दो, सिंपल समझना है, रटना नहीं है, ध्यान दो। अगर मान लो पहले फुल विड्थ था, 2 पाई आर था, जैसे काटे ऊपर वाला भाग मिट गया, ठीक है। ऊपर वाला भाग मिट गया तो क्या हो गया, बट्टा 2 अब प्लस ये वाला भाग जुट गया 2r, तो ये इससे ये कैंसिल हुआ तो क्या हुआ था पाई आर प्लस 2r। अगर हम चतुर्थांश बोले तो ये वाला मिट गया, ध्यान दो ये वाला मिट गया, तो पहले क्या था 2 पाई आर, परिधि था समुच्चय का, चौथा भाग का निकालना मतलब 4 से डिवाइड किए, 4 से डिवाइड किए तो काटिएगा तो कितना दफा में 2 दफा में, तो ऊपर पाई आर बट्टा 2। लेकिन ये भी तो है प्लस आर, अब प्लस आर ये दोनों तो अब जुट रहा है, मतलब कि क्या हो गया 2r, तो पाई आर बट्टा 2 और प्लस 2r, या इसी को अगर लिखेगा तो पाई आर प्लस 4r और बट्टा 2 एलसीएम लेने पर। समझ में आया, तो रटने नहीं है, उसको बना लीजिए, देख लीजिए कि टोटल का जितना होता है उसमें से 1/4 का तो ये हो जाएगा, सिर्फ डायरेक्ट 4 से भाग दीजिएगा। अब प्लस ये जो इन्वॉल्व हो रहा है ये वाला भाग है, ये वाला भाग, क्योंकि ये अगर हम जैसे पूरा बना देते हैं तो इसका तो कोई बातें नहीं होता, खाली चारों तरफ का बात होता है ना, तो ये वाला भाग इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इसलिए जब सब चीज़ को जैसे जैसे हटाते जाएंगे तो उस तरह ये आर हमेशा एक्स्ट्रा इन्वॉल्व होते रहेगा जितना छोटा करते रहेंगे। बेलन, अच्छा चलिए गोला का बताइए, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में मतलब समझ रहे हो ना। जैसे ये अर्धगोला टाइप हो गया, ठीक है ना, ये अर्धगोला हो गया, ठीक है। तो इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये सिर्फ बाहर तक का, और संपूर्ण मतलब ये ऊपर वाला जो सर्कुलर पार्ट हुआ ना वृत्त का क्षेत्रफल, तो बाहर वाले का हुआ 2 पाई आर स्क्वायर, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। और प्लस ऊपर क्या है वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र में ऊपर वाला भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो जुट के क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है उसका। चलिए आप लोग अब अपने से एक हो गया, छोड़ो हम यहाँ पर